हेलो चैम, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास 8 की साइंस की सीरीज को, जिसके अंदर हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है प्रेशर, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, तो पूरा चैप्टर आपको देखना है, पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, साथ साथ अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। अदरवाइज मैं नोट्स इसके प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस, प्रोब एंड पॉन्डर, जो हम इस चैप्टर के थ्रू सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जैसे कि क्यों जो विंड्स हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं कुछ दिनों पे, और कुछ दिनों पे बहुत ज्यादा कम हवा चल रही होती है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, व्हाट आर द रीजंस। सेकंड क्वेश्चन है कि क्यों हम वाटर टैंक को, जो हमारी पानी की टंकी है, वाटर टैंक है, हम उसको छत के ऊपर क्यों रखते हैं, हाइट पे क्यों रखते हैं? क्यों हम अपने बिल्कुल साथ में उसको नहीं रख सकते? क्यों हम हमेशा अपने छत के ऊपर ही उसको रखते हैं हाइट पे, ऐसा क्यों होता है? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि क्या एयर प्रेशर हमें रियली क्रश कर सकता है? ठीक है, इतना प्रेशर हो सकता है कभी विंड का जो हमें ही क्रश कर दे, हमें ही दबा दे, ऐसा हो सकता है कभी? और फोर्थ क्वेश्चन होता है कि व्हाट कॉजेज स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स आखिर में आते क्यों हैं? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट? अगर अर्थ रोटेट करना स्टॉप कर दे, अर्थ घूमना बंद कर दे, ठीक है, अर्थ हमारी कैसे घूमती है आपको पता होगा। ठीक है, मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, तो ये घूमती है इस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, रोटेट करती है अपने एक्सिस पे हमारी अर्थ। ठीक है, तो अगर ये बंद कर दे रोटेट करना, तो क्या ये जो साइक्लोन्स हैं ये भी रुक बंद हो जाएंगे, ये भी होना बंद हो जाएंगे? ठीक है, और भी ऐसे बहुत से क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आते होंगे, वो क्वेश्चंस भी आप यहां लिख सकते हो। ठीक है, देखो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी जो पेड़ की पत्तियां होती हैं, फॉलन लीव्स होती हैं ग्राउंड्स पे, वो हवा की वजह से मूव करती हैं, घूमती हैं हवा के प्रेशर में। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ज्यादा हवा चलने की वजह से आपको लिखेगा कि बेंड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बेंड हो जाते हैं। ठीक है, इवन बेंडिंग जब स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करती है। ठीक है, तो कभी आपने सोचा है कि क्यों ये जो फॉलन लीव्स हैं ये हवा में उड़ने लग जाती हैं जब भी बहुत तेज हवा चलती है, और क्यों हमारे जो पेड़ हैं वो मुड़ने लग जाते हैं, बेंड होने लग जाते हैं? क्या विंड एक्सर्ट करती है फोर्स ऑन द फॉलन लीव्स, जिससे वो उड़ने लग जाती हैं, और ऑन द ट्रीज जिससे वो बेंड हो जाते हैं? क्या ऐसा होता है? क्या विंड बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रही हैं, प्रेशर अप्लाई कर रही हैं? रिकॉल अदर सिमिलर इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड। और भी ऐसे इम्पैक्ट होते हैं विंड के। अगर बहुत तेज हवा चलती है तो कभी कभी क्या होता है कि आपके खिड़की और दरवाजे एकदम से बंद होने लग जाते हैं, बंद होने लग जाते हैं, खुलने लग जाते हैं, स्लैम होने लग जाते हैं। आपके कपड़े उड़ने की आवाज आपको आएगी। ठीक है, तो हाउ डज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द विंड मेक दिस हैपन? तो ऐसा होता कैसे है कि इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि ये सब चीजें होती हैं? ये जो फोर्स होता है ये एक्सर्ट करती हैं बाय विंड, और इससे विंड प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, ये जो फोर्स है ये कौन एक्सर्ट करता है? विंड एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से विंड प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है, ये इफेक्ट्स होते हैं जो भी अभी हमने डिस्कस करे। ये सभी इफेक्ट्स सभी होते हैं जब विंड का, हवा का प्रेशर बहुत तेज होता है। तो इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे, क्या एक्सप्लोर करेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, फोर्स का और प्रेशर का क्या रिलेशनशिप है, वो ही इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा ये चैप्टर आपके लिए। ठीक है, और अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से वो पावरफुल नेचुरल इवेंट्स जैसे कि थंडरस्टॉर्म्स और साइक्लोन्स को जन्म देती हैं। ठीक है, किस तरीके से ये पावरफुल इवेंट्स लाइक थंडरस्टॉर्म्स और साइक्लोन्स को ये चीजें जन्म देती हैं, बर्थ देती हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम हमारा टॉपिक प्रेशर। हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सबसे पहले, उसका नाम है प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है। मेघा और उसका ब्रदर पवन, ठीक है, वो पिकनिक पे जा रहे हैं, दे आर गोइंग ऑन अ पिकनिक। तो वो पिकनिक स्पॉट पे जाने के लिए वॉक कर रहे होते हैं, और उनके पास कुछ आइडेंटिकल आइटम्स होती हैं बैग में। ठीक है, अपने रास्ते में पवन जो है एडजस्ट करता रहता है अपना बैग। ठीक है, अपना जो उसने बैकपैक पहन रखा है वो थोड़ा सा एडजस्ट करता रहता है, और थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल लगता है अपने बैकपैक को उठाए हुए। ठीक है, तो मेघा पूछती है, इज देयर अ प्रॉब्लम विद योर बैग? क्या तुम्हारे बैग में कोई प्रॉब्लम है? तो पवन रिस्पॉन्ड करता है, यस,
ये मेरे को बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है शोल्डर पे, यानी मेरे को बहुत ज्यादा भारी लग रहा है, इसकी वजह से मेरे कंधे दुख रहे हैं, ठीक है, दुख रहे हैं। तो मेघा कहती है बोथ आवर बैग्स आर इक्वली हैवी। मेरा और तुम्हारा बैग तो बिल्कुल एक जैसा है, मतलब हैवी उतना ही है, जितने बैग जितना वजन मेरे बैग में है उतना ही वजन तुम्हारे बैग में भी है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो व्हाई डज योर बैग हर्ट एंड माइन डज नॉट? ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम्हारा बैग तुम्हें हर्ट कर रहा है, तुम्हें भारी लग रहा है, और मेरे को इतना भारी नहीं लग रहा? तो पवन रिफ्लेक्ट फॉर अ मिनट एंड सेज, पवन देखता है बैग्स को, अपने दोनों को, और कहता है परहैप्स इट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द स्ट्रैप्स ऑफ आवर बैग्स। यानी जो हमारी पट्टी है जिसको हमने टांग रखा है वो तुम्हारी चौड़ी है, थोड़ी सी ब्रॉड है, और मेरी बहुत पतली है, और पतले होने के कारण मेरे पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है, ठीक है। जो बैग का फोर्स है उससे वजह से प्रेशर जो है मेरे कंधे पे ज्यादा लग रहा है, तुम्हारे पे कम लग रहा है, क्योंकि तुम्हारी जो पट्टी है, जो तुम्हारी स्ट्रैप्स है वो थोड़ी ब्रॉड है और मेरी नैरो है, ठीक है। तो माई बैग हैज अ नैरो स्ट्रैप्स वाइल योर बैग हैज अ ब्रॉड स्ट्रैप्स। वो ये चीज ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो कैन द शेप और साइज ऑफ द स्ट्रैप्स रियली मेक अ डिफरेंस? क्या ऐसा होता है कि जो हमारे बैग की स्ट्रैप्स होती हैं, ठीक है, वो ब्रॉड है या नैरो है, उसकी वजह से हमें फर्क पड़ता है, उसकी वजह से हमारे पे वजन का जो प्रेशर, जो वजन है, प्रेशर है, वो ज्यादा पड़ता है? तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वेन वी कैरी अ बैग, जब भी हम कोई बैग कैरी करते हैं, ठीक है, वी फील इट्स वेट बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अवर शोल्डर्स। यानी कि हमने अगर बैग पैक कर रखा है तो उसके अंदर कुछ वजन है, और ग्रेविटी उसको अपनी तरफ नीचे खींचती है, और नीचे खींचने की वजह से वो बैग हमारे शोल्डर्स पे प्रेशर बनाता है, ठीक है। वो बैग हमारे शोल्डर्स पे प्रेशर बनाता है, सिंपल सा रूल ये है। तो वेट जो होता है बैग का विद नैरो स्ट्रिप्स, अगर आपकी जो जो जिसमें आपने टांग रखा है पट्टी या स्ट्रिप जो है, स्ट्रैप जो है, वो पतली है, तो उससे क्या होगा, स्मॉलर एरिया जो है हमारे शोल्डर का, उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। मान लो, ठीक है, ये हमारी पतली पट्टी है बैग की, ठीक है, और ये हमारी थोड़ी सी चौड़ी पट्टी है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि पतली पट्टी का जो वजन है, जो प्रेशर है, वो हमारे कंधे के कुछ पार्ट पे पड़ रहा है, और वो नैरो होने की वजह से क्या हो रहा है कि प्रेशर एक ही जगह ज्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से हमें उस पॉइंट पे हर्ट हो रहा है, हमें दर्द हो रहा है। अदरवाइज इस केस में क्या है कि ब्रॉड स्ट्रैप्स हैं, चौड़े पट्टी है, चौड़ी पट्टी होने की वजह से क्या होता है कि जो प्रेशर है वो डिवाइड हो जा रहा है, प्रेशर डिवाइड होने की वजह से हमें दुखता कम है, और हम ज्यादा देर तक बैग को कैरी कर पाते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा है कि द वेट ऑफ द बैग, जिसका नैरो स्ट्रैप होगा, वहां पे कह सकते हैं वेट जो होगा शोल्डर पे, मतलब स्मॉलर एरिया में पड़ रहा होगा, जिसकी वजह से प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा। वेयर जो वेट होगा बैग का, जहाँ पे ब्रॉड स्ट्रैप्स होंगे, वो स्प्रेड आउट हो जाएगा थोड़े से बड़े एरिया में, जैसे यहाँ पे थोड़ा बड़ा एरिया पे स्प्रेड आउट हो रहा है, ठीक है, लार्जर एरिया हमारे शोल्डर के। तो इसकी वजह से इट इज ड्यू टू दिस रीजन हमें फील होता है कि हम ज्यादा कंफर्टेबल हैं और कैरी कर सकते हैं बैग को बड़े स्ट्रैप्स के साथ, ब्रॉडर स्ट्रैप्स के साथ, देन वन विद द नैरो स्ट्रैप्स। ऑल्दो दोनों ही बैग्स में सेम वेट है, दोनों भी बैग में वजन जो है सेम है, ठीक है, बट अगर हमारी चौड़ी पट्टी होगी, ब्रॉड स्ट्रैप्स होंगे, तो हम उसको ज्यादा देर तक कैरी कर पाएंगे, ठीक है। Since the area over which the force acts is involved, we define the quantity called pressure. तो जिस एरिया पे जो फोर्स लग रहा है, उसका फोर्स लग रहा है, उसको हम कहेंगे प्रेशर। यानी कि यहाँ पे हमारे कंधे के कुछ पार्ट में प्रेशर पड़ रहा है, और यहाँ पे हमारे कंधे के थोड़े ज्यादा पार्ट में प्रेशर पड़ रहा है। तो इस केस में प्रेशर डिवाइड हो गया है, इस केस में प्रेशर बहुत कम लगा पे लग रहा है, इस वजह से इस केस में है बहुत ज्यादा हर्ट होगा, चोट दर्द ज्यादा होगा। इस केस में क्या होगा, थोड़ा ब्रॉड होगा स्ट्रैप, तो हमें दुखेगा कम, ठीक है। तो इस जो मतलब ये याद कर लो आप डेफिनेशन, द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट इज इन्वॉल्व, द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट जो है इन्वॉल्व हो रहा है, उसको हम डिफाइन करते हैं एक क्वांटिटी से, जिसको हम कहते हैं प्रेशर। विच इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, यानी कि कितने एरिया में कितना फोर्स लग रहा है उसको हम कहेंगे प्रेशर, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, ओके। ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न करना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
सो एट दिस स्टेज वी विल कंसिडर ओनली दोज फैक्टर्स जो एक्ट करेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड। यानी कि यानी कि फोर्स जो लग रहा है वो परपेंडिकुलरली लगता है। ये फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स है और ये लग रहा है परपेंडिकुलरी, ठीक है, यानी सीधे तौर पे इस वाले एरो पे, इस वाले एरो पे ये फोर्स जो है लग रहा है, ठीक है। ये होता है परपेंडिकुलर फोर्स। ज्यादातर केस में ऐसे ही फोर्स लगता है। वी विल कंसीडर ओनली दोज फोर्सेस व्हिच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये बाल्टी वाला एग्जांपल है, ये हम लोड कैरी करते हैं वो वाला एग्जांपल है, उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो जो ब्रॉड स्ट्रैप्स होते हैं वो हमने देखा कि अगर हमारे बैग की जो पट्टी है वो थोड़ी चौड़ी होगी तो उससे जो प्रेशर है हमारे बैग का वो हमारे शोल्डर्स पे थोड़ा सा कम लगेगा एज कंपेयर टू अगर पतली थोड़ी पट्टी पट्टी अगर थोड़ी पतली है, ठीक है, उसमें ज्यादा लगेगा और चौड़ी पट्टी में कम प्रेशर लगेगा हमारे कंधों पे बैग का। देयरफॉर हमें ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है जब बैग हम कैरी करते हैं जिसकी स्ट्रैप्स थोड़ी सी ब्रॉड होती हैं। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाई इट फील्स इजियर टू लिफ्ट अ वाटर फिल्ड बकेट विद अ ब्रॉड हैंडल देन विद अ नैरो हैंडल? इसका बकेट का जो हैंडल है वो थोड़ा सा मोटा है, ब्रॉड है, जिसकी वजह से उठाने में दिक्कत कम होगी। और इस वाले में, ठीक है, इस वाले का जो है थोड़ा सा नैरो है और उठाने में इसमें दिक्कत होगी, हाथ में चुभेगा। कभी आप ट्राई करके देखना, अगर आपके घर में बाल्टी होगी और उसका जो हैंडल होगा वो थोड़ा चौड़ा होगा, ठीक है, और तो उसको आप इजीली उठा पाओगे। और अगर थोड़ा पतला होगा हैंडल उसका तो उसमें प्रेशर आपको ज्यादा लगेगा अपने हाथों पे। वही चीज जैसे कि बैग वाला एग्जांपल था, वही चीज यहाँ पे भी लग रही है। तो सिमिलरली वी हैव सीन दैट जब भी लोग पीपल कैरी करते हैं बड़े बड़े पॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, जैसे कि यहाँ पे ये कह सकते हैं वुमेन और मैन जो है कैरी कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रेशर कम लगे उनके सर के ऊपर तो वो एक कपड़ा जो होता है मोड़ के कपड़ा, गोल गोल कपड़ा लगा लेते हैं। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे, ये देखो रेड कलर का, यहाँ पे येलो कलर का, यहाँ पे रेड, यहाँ पे येलो, तो आप देख सकते हो। तो वो लगा लेते हैं ताकि प्रेशर जो है उनके सर पे कम पड़े, ठीक है। दे ऑफन प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लोथ, क्या करते हैं, एक राउंड पीस ऑफ क्लोथ जो है अपने लोड के नीचे लगा लेते हैं, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में जो ऑब्जेक्टिव है उसका काम है कि हम प्रेशर को रिड्यूस करें, जिससे जो इन इन एरिया है वो इंक्रीज हो जाए और वेट जो है डिवाइड हो जाए, ठीक है। वेट डिवाइड हो जाए और बड़े एरिया पे वेट लगे, ना कि एक बहुत ही कॉमन एरिया पे जिसकी वजह से वहां पे दुखी, ठीक है। तो इसीलिए हम कपड़ा लगा लेते हैं ताकि एरिया डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे वापस से डेफिनेशन को ध्यान रखना कि प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। और एसआई यूनिट जो होता है फोर्स का वो न्यूटन होता है एंड दैट ऑफ एरिया इज मीटर, ठीक है। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है जो हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। और और हमारा जो एरिया है उसका एसआई यूनिट मीटर में होता है। देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एन अपॉन में एम स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा प्रेशर का एसआई यूनिट हो गया। दिस यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल, इसको हम पास्कल से भी डिनोट करते हैं और इसको हम पीए से लिखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। मैं इसको स्टार मार्क कर दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मार्क कर लेना। अब अगर एक फोर्स लगेगा 100 एन का, ठीक है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितना, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अप्लाइड ऑन अ कार्डबोर्ड, और एरिया कितना है, ठीक है, एरिया है हमारा 2 मीटर स्क्वायर। तो हमें प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है कार्डबोर्ड पे वो देखना है। तो क्या करेंगे, हम 100 को डिवाइड कर देंगे 2 से और हमारा आएगा 50 n/m², ठीक है। ये आएगा हमारा आंसर, ठीक है। हमने प्रेशर निकाल लिया, हमने प्रेशर निकाल लिया फॉर्मूले का यूज करके। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। और उसका एसआई यूनिट क्या होता है, फोर्स का एन यानी न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, ठीक है। और फिर हमारा आंसर है 50 n/मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी कह सकते हैं और 50 पीए भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम प्रेशर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर मैनी सिचुएशंस हमारी डेली लाइफ में होती हैं जहां पे प्रेशर जो है एक रोल प्ले करता है, काफी इंपॉर्टेंट। तो कंडक्ट करनी है हमें एक्टिविटीज, जो कि 6.1 ये जो नीचे टेबल है इसमें कुछ एक्टिविटीज हैं वो हम कंडक्ट करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे हमारी ऑब्जर्वेशंस, हमने क्या क्या सीखा।
फिर एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से जो प्रेशर है वो इन्फ्लुएंस करेगा मोड ऑफ एक्शन। जो प्रेशर है वो इन्फ्लुएंस करेगा मोड ऑफ एक्शन जो हम कर रहे हैं अंडरटेकन फॉर द ईच एक्टिविटी। ओके, तो पहले सेफ्टी रखनी है, सेफ्टी कम्स फर्स्ट। ठीक है, सेफ्टी हमेशा पहले आनी चाहिए। तो द एक्टिविटीज जो टेबल 6.1 में है उसको बहुत ही ध्यान से करना है, कंडक्ट करना है अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट, किसी बड़े की निगरानी में ही करना है। ठीक है, अब देखो पहला जो एक्ट है वो देखो। तो इस एक्टिविटी को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, पहले केस में क्या हो रहा है, हम कील ठोक रहे हैं। ठीक है, इस केस में हम जो पतली जो नैरो साइड है, जो यूजुअली हम ठोकते हैं वैसे ही ठोक रहे हैं, बाय हेड ऑफ द नेल। ठीक है, यानी कि जो सिरा है नील का उसके ऊपर हम हथौड़ा मार रहे हैं और उसको जो नीचे जो पतली निब है उसको घुसेड़ रहे हैं लकड़ी के अंदर। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप। तो हिट किससे कर रहे हैं हम, हथौड़े से, किसके ऊपर, हेड ऑफ द नेल। और सेकंड है कि हम हिट कर रहे हैं एंड ऑफ द नेल पे, ना कि हेड ऑफ द नेल पे, एंड ऑफ द नेल पे हिट कर रहे हैं। और किसको घुसाने की कोशिश कर रहे हैं लकड़ी में, हमारे हेड, यानी कि वो जो कील का सिरा होता है उसको। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि कौन सा इजीली लकड़ी के अंदर चला जाएगा कील, ये वाला चला जाएगा या ये वाला चला जाएगा, कौन सा इजियर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो ये वाला होगा ये इजीली अंदर चला जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो है ये नहीं जाएगा। ठीक है, ये हार्ड होगा, डिफिकल्ट होगा। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इस केस में हुआ क्या कि जो निब होती है वो नैरो होती है, और नैरो होने की वजह से मैंने बताया कि जो हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वहां पे जो एरिया है वो बहुत कम है, जिससे प्रेशर ज्यादा लगेगा। और जब प्रेशर ज्यादा लगेगा तो कील इजिली अंदर चली जाएगी लकड़ी के। ठीक है, वुडन ब्लॉक के अंदर इजिली चली जाएगी। बट जब सेकंड केस हम देखते हैं तो हम उसके निप पे यानी एंड ऑफ द टेल पे हिट कर रहे हैं, और नीचे का जो हेड है कील का हेड जो है वो ब्रॉड है। तो ब्रॉड होता है तो प्रेशर डिवाइड हो जाता है, एरिया अगर बढ़ता है तो डिवाइड हो जाता है, जिससे जो फोर्स लग रहा, जिससे फोर्स कर रहे हैं प्रेशर कम लग रहा है। ठीक है, इस वजह से वो जल्दी वुडन ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगी कील। तो डेफिनेटली फर्स्ट केस जो है इजियर होगा। सेकंड केस है कि हम कट कर रहे हैं एप्पल नाइफ के साथ। ठीक है, हम एप्पल कट कर रहे हैं हमारे नाइफ के साथ। पहले केस में तो जनरली हम जिस तरीके से कट करते हैं वैसे ही कट कर रहे हैं, यूजिंग अ शार्प एज ऑफ द नाइफ। ठीक है, जो नाइफ की शार्प एज है उससे हम केस शेप कट कर रहे हैं। सेकंड केस में हम जो शार्प नहीं है, ब्लंट एज है, ठीक है, ब्लंट एज ऑफ द नाइफ, उससे कट कर रहे हैं। किस केस में जो एप्पल होगा वो इजिली कट हो जाएगा। ठीक है, किस केस में एप्पल होगा वो इजिली कट हो जाएगा। तो केस नंबर 1 में ही हमारा इजिली कट होगा, इसमें इजिली कट नहीं होगा। अगेन जो हमारा जो नाइफ है उसका जो नैरो पार्ट है जिसको शार्प एज कहते हैं, वहां पे एरिया कम है, और एरिया कम होने की वजह से जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो प्रेशर उस छोटे एरिया पे ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से जो सेब है वो इजिली कट हो जाएगा। लेकिन सेकंड केस में हम यूज कर रहे हैं ब्लंट वाली साइड, और ब्लंट वाली साइड का जो एरिया होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। एरिया बड़ा होने की वजह से प्रेशर डिवाइड हो जाएगा और ज्यादा एक्यूरेटली प्रेशर नहीं रख पाएगा, जिसकी वजह से जो सेब है उसको काटने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो ये वाले केस में ज्यादा, यानी फर्स्ट केस में ज्यादा अच्छे से सेब कट जाएगा। तो वी कैन कंक्लूड, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं हमारी ऑब्जर्वेशंस को देख के। ठीक है, वी कैन कंक्लूड दैट when the area over which a force is applied is smaller, जब भी जो एरिया होता है वो अगर कम होता है, when the area जहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो कम होता है, तो उस केस में जो रिजल्टिंग प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, जिससे ये इजियर हो जाता है कुछ टास्कों को करना। दिस इज वाई इट इज इजियर टू ड्राइव अ नेल यूजिंग अ पॉइंटेड एंड इट इज इजियर टू कट एन एप्पल विद अ शार्प एज ऑफ अ नाइफ। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा। सिंपल सी चीज इसको याद रखनी है। अब आप देखो, यू मस्ट हैव सीन ओवरहेड टैंक, ठीक है, इन योर लोकेलिटी और ऑन द रूफ टॉप ऑफ द हाउसेज यूज फॉर वाटर सप्लाई। वाई आर दीज टैंक्स ऑलवेज प्लेस्ड एट हाइट। लाइक इस वाले केस में देखो टंकी कितनी ऊपर रखी हुई है, और हमारे घरों में भी टंकी जो होती है, पानी की टंकी जो है, वाटर टैंक है, वो जनरली ऊपर रखा जाता है, यूजुअली हाइट पे रखा जाता है, छत पे रखा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है, और क्या लिक्विड भी प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं।
क्या लिक्विड भी प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है? जल्दी से एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? ठीक है। अब क्या करना है आपको, मेरे पीछे एक इमेज है, ठीक है? पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इमेज से समझ लेंगे। क्या लेना है आपको, दो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस लेने हैं और प्लास्टिक पाइप लेने हैं ऑफ द सेम लेंथ, यानी 25 सेंटीमीटर के दो पाइप लेने हैं, ठीक है? और ट्रांसपेरेंट ग्लासेस लेने हैं, ठीक है? ट्रांसपेरेंट ग्लासेस ले लो, प्लास्टिक पाइप ले लो, जो भी ले सकते हो, लेकिन डायमीटर दोनों का डिफरेंट होना चाहिए। मतलब एक पाइप थोड़ी सी चौड़ी होनी चाहिए, एक पाइप थोड़ी सी पतली होनी चाहिए, ठीक है? टेक द टू गुड क्वालिटी रबर बैलून्स, आपको क्या करना है, दो रबर के बैलून्स लेने हैं और उसको दोनों के एंड वाले पार्ट पे अटैच कर देना है। पाइप के दो पाइप हैं, दोनों के पाइप पे अटैच कर देना, जैसे मेरे पीछे वाली इमेज में आपको दिखेगा। ये आपने, ठीक है, एक ग्लास ले लिया, ये ग्लास ले लिया, ठीक है? यहाँ बैलून लगा लिया और ये वाला थोड़ा नैरो पाइप है, पतला पाइप है, और ये वाला थोड़ा ब्रॉड है, चौड़ा पाइप है, ठीक है? और दोनों के अंदर पानी है, ठीक है? और दोनों को क्या करना है, क्लैंप पाइप्स ऑन स्टैंड, एक स्टैंड के ऊपर दोनों को पकड़ के, मतलब जिस तरीके से स्टैंड पे इसको होल्ड कर रखा है, ऐसे होल्ड करके रखना है। नाउ क्या करो, फिल कर दो दोनों पाइप्स को वाटर के साथ ऑन द सेम लेवल अबाउट हाफ वे, यानी इतने लेवल तक इसको भर के रखो, ठीक है? आधा आधा भर के रखो, ठीक है? लेकिन पानी दोनों में सेम होना चाहिए। अब देखो क्या होना चाहिए, अब बैलून के साथ क्या होगा, ऑब्जर्व करो कि बैलून के साथ क्या होगा। नाउ फिल, ये तो हो गया। डू बोथ द बैलून्स बल्ज, क्या दोनों बैलून्स फूल गए पानी की वजह से? डू दे बल्ज ऑन टू द सेम एक्सटेंट, ठीक है? क्या हुआ, क्या दोनों बैलून्स जो हैं वो फूल गए, और क्या इक्वल लेवल पे फूले, या कोई एक ज्यादा फूल गया पानी की वजह से, या कोई एक कम फूला? What can you infer from this activity? You must have observed that the two balloons bulge to the same extent. Why is it so? आप देखोगे कि दोनों बैलून सेम एक्सटेंट तक फूले, ठीक है? सेम एक्सटेंट तक बल्ज हुए। ऐसा क्यों हुआ? नोटिस दैट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डायमीटर्स द वेट ऑफ वाटर इन द टू पाइप्स इज डिफरेंट, ठीक है? हुआ क्या कि जो पानी का जो प्रेशर था, एक नैरो पाइप थी, एक थोड़ी ब्रॉड पाइप थी, तो वेट जो है वाटर का दोनों पाइप्स में डिफरेंट था। दोनों ही पाइप्स में जो वेट था पानी का वो डिफरेंट था, लेकिन जो बल्ज है दोनों बैलून्स में वो सेम है, ठीक है? इसका मतलब है कि जो वेट है वाटर का इन पाइप्स कुड नॉट ओनली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंट ऑफ द बल्ज ऑफ द बैलून्स, यानी कि दैट द वेट ऑफ द वाटर, जो पाइप में जो पानी है, कुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंट ऑफ बल्ज ऑफ द बैलून्स, ठीक है? ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके बल्ज के लिए। Could it be the water column is exerting pressure? Yes, it is the pressure exerted by the water column which is responsible for the bulge. That is why equal water column heights produce equal bulges in the balloon despite their different diameters. यानी कि हमने रखा कहाँ था, दोनों को सेम हाइट पे रखा था और सेम उसमें पानी भरा था, तो हाइट की वजह से कह सकते हो कि हाइट की वजह से जो प्रेशर था वो दोनों पे इक्वल लगा, भले ही एक पतली पाइप थी और एक चौड़ी पाइप थी, एक नैरो थी और एक ब्रॉड थी, ठीक है? तो क्या रीजन निकल के आया? यस, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर कॉलम, ठीक है? वाटर जो भरा हुआ है, जितनी जितनी हाइट तक भरा है, उसका जो प्रेशर है वो जो है रिस्पॉन्सिबल है बल्ज के लिए। इसलिए इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर कॉलम ने क्या करा, इक्वल हाइट पे रखा था, उसने इक्वल बल्ज करे बैलून्स में डिस्पाइट देयर डिफरेंट डायमीटर्स, ठीक है? तो आपको ये समझ आया कि पानी हमने सेम हाइट का भरा था और उस हाइट की वजह से, कंटेनर की हाइट की वजह से उतना ही प्रेशर दोनों बैलून्स पे पड़ा, और इसी वजह से दोनों बैलून जो है सेम बल्ज हुए, सेम फूले, ना कि पतली वाली पाइप का कम फूला और चौड़ी वाली पाइप का ज्यादा, ठीक है? आपको इतना आइडिया लग गया, इतना क्लियर हो गया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा केस, दूसरी एक्टिविटी देखो क्या है इसमें भी। वही 1 सेकेंड, इसके अंदर भी वही पाइप लिया है, इसके अंदर भी वही पाइप लिया है, ठीक है? लेकिन इसके अंदर पानी इतना भरा है खाली, ठीक है? पानी यहां तक भरा है और इसके अंदर पानी इतना हाइट तक भर दिया है, ठीक है? इतना हाइट तक भर दिया है। तो यहां पे देखो, इतनी हाइट पे बैलून देखो इतना सा ही फूला है, और जब पानी की हाइट ज्यादा है, यानी ज्यादा पानी भरा है, मोर वाटर है, तो बैलून जो है ज्यादा बल्ज हुआ है, बैलून बल्जेस आउट मोर, ज्यादा फूला, ठीक है? तो यहां आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर हम जितनी हाइट पे पानी से, जितनी हाइट तक पानी रखेंगे, उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा।
ना कि ऑन द बेसिस ऑफ नैरो और ब्रॉड पाइप्स। ठीक है, कितनी हाइट तक है वो उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे बैलून पतला है, छोटा है, कम बल्ज हुआ, और यहाँ पे बैलून ज्यादा बल्ज हुआ। ठीक है, तो what will happen to the bulge of the balloon if we increase the height of the water column? तो डेफिनेटली अगर हम हाइट बढ़ा देंगे वाटर कॉलम की, ठीक है, कि वाटर कितना भरा हुआ है, अगर हम उसको और ज्यादा भर देंगे हाइट तक, तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा और बैलून ज्यादा बल्ज होगा। तो वही एक्टिविटी यहाँ पे लिखी है कि ज्यादा पानी डालो एक पाइप में, ठीक है, और ऑब्जर्व करो बल्ज ऑफ द बैलून। रिपीट द प्रोसेस फ्यू टाइम्स एडिंग मोर वाटर ईच टाइम, नोट द एक्सटेंट ऑफ बल्ज। तो डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ बल्ज ऑफ द रबर बैलून एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि जो बल्ज होगा बैलून का वो इंक्रीज होगा जैसे जैसे हम पानी की हाइट को बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे हम पानी का वाटर कॉलम की हाइट को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बल्ज जो है ज्यादा होता रहेगा। दस, जो हाइट होती है वाटर कॉलम की पाइप में, इंक्रीज करने पे प्रेशर जो है बॉटम पे पाइप पे वो भी इंक्रीज होता है। ये पॉइंट याद रखना है। एज द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम on the pipe increases, the pressure in the bottom in the pipe also increases, which causes the balloon to bulge more। ठीक है, तो इतना याद रखो, ये तो एग्जाम्पल है बट इतना याद रखना है। ठीक है, ये वाली लाइन याद रखनी है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस भी करूंगा, बट आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो वी कैन से दैट जो प्रेशर एक्सर्ट होता है बाय लिक्विड किसी भी वेसल में, वो डिपेंड करेगा कितनी हाइट तक पानी है या कितनी हाइट पे पानी है। ठीक है, द हाइट ऑफ इट्स कॉलम। ठीक है, द हाइट ऑफ इट्स कॉलम, ये हाइट ऑफ इट्स कॉलम वर्ड सुन के कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कितनी हाइट तक पानी है। अगर ज्यादा हाइट तक पानी है तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और अगर पानी कम हाइट पे है तो कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। सिंपल सा, ठीक है, टेक्निक है। दिस इज द रीजन कि क्यों हम टैंक्स को ओवरहेड रखते हैं, ऊंचाई पे रखते हैं, हाइट पे रखते हैं, सो दैट जो प्रेशर है टैप्स पे वो ज्यादा है, और पानी जब हम नल का खोलें तो ज्यादा प्रेशर से आए। ठीक है, रिजल्टिंग इन अ गुड स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप। ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ, इतनी चीज समझ आई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सपोज करो, ठीक है, सपोज दैट यू आर लिविंग ऑन अ सेकंड फ्लोर ऑफ अ 3 स्टोरीड बिल्डिंग, यानी 3 मंजिला मकान है और उसमें आप सेकंड फ्लोर पे रह रहे हो, एंड आपके ऊपर एक वाटर टैंक है जो कि टॉप फ्लोर पे रखा हुआ है। विल यू और योर फ्रेंड ऑन द फर्स्ट फ्लोर रिसीव अ मोर पावरफुल स्ट्रीम ऑफ वाटर? गिव रीजंस। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है, तो क्या उसको ज्यादा, जब जब वो नलका खोलेगा तो ज्यादा प्रेशर से पानी आएगा? तो यस, प्रेशर ज्यादा लगेगा। देखो, जब आप मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, ठीक है, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, 3 स्टोरी बिल्डिंग है और यहाँ पे टैंक रखा हुआ है। जब प्रेशर जब पानी का पड़ रहा है और आप सेकंड फ्लोर पे हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो पानी का प्रेशर है वो कम पड़ेगा, और जब नलका खोलोगे तो धीरे पानी आएगा थोड़ा सा। थर्ड फ्लोर पे और कम पानी आएगा, मतलब और धीरे पानी आएगा। बट वहीं अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे हो, तो फर्स्ट फ्लोर पे होगा क्या कि हाइट जो है, यहाँ पे देखो, दिखाता हूं मैं आपको, यहाँ पे जो हाइट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू, ये हो गई हमारी हाइट सेकंड फ्लोर की, और ये हो गई हमारी हाइट फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पे ऑब्वियस सी बात है हाइट ज्यादा है, और ज्यादा हाइट की वजह से ज्यादा प्रेशर पड़ेगा फर्स्ट फ्लोर वाले के टैप पे। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि क्या लिक्विड्स जो हैं वो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर? यानी कि एक बॉटल है, उसमें मैंने पानी भरा, तो क्यों जो जो वाटर है उस जो बॉटल की दीवार है, वॉल्स हैं, उस पर प्रेशर एक्सर्ट करता है? ये क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे करेंगे? एक एक्टिविटी के थ्रू कंडक्ट करते हैं। ठीक है, आप मेरे पीछे एक छोटी सी बॉटल देख सकते हो, उसमें पानी भरा हुआ है बॉटल में, और वहां पे 3 होल्स हैं। ठीक है, 3 होल्स दिखा रखे हैं, ये देखो, एक होल ये रहा, एक होल ये रहा, एक होल ये रहा। ठीक है, ये 3 होल्स हैं। ठीक है, क्या करना है आपको? एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है और उसकी कैप को रिमूव कर देना है, और इसमें 4 होल्स करने हैं बॉटम पे अराउंड द साइड्स यूजिंग अ नीडल और अ नेल। ठीक है, या तो सुई की मदद से या तो कील की मदद से आपको छेद कर देने हैं 4। कहाँ पे? बॉटल के बॉटम पे, नीचे के हिस्से में। मेक श्योर जो होल्स हैं आर एट अ सेम हाइट फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, एज शोन इन फिगर 6.7, और जिनकी हाइट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए जो होल्स हो रहे हैं। ठीक है, ओके,
इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक अ होल यू कैन स्लाइटली हीट द नीडल और पोक इट टू मेक होल्स। अगर छेद करने में, होल करने में दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ा सा उसको गर्म करके फिर आप उसको होल कर सकते हो। सील द होल्स विद द टेप एंड फिल द बॉटल विद वाटर। ठीक है, अब जो छेद करा है आपने, होल करा है, उसको सील कर दो, उसको बंद कर दो टेप की मदद से और फिर पानी भर दो। ठीक है, अब क्या करो, नाउ रिमूव द टेप फ्रॉम ऑल द होल्स एट द सेम टाइम। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? जब आप टेप हटा दोगे चारों होल से तो क्या ऑब्जर्व करोगे आप ऑब्जर्व करोगे कि जो पानी है चारों होल से बाहर निकलने लगेगा प्रेशर के साथ, जैसे यहाँ पे निकल रहा है। ठीक है, आप ऑब्जर्व करोगे कि पानी जो है प्रेशर के साथ बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, you observe that water flowing out through the holes on the sides of the bottle. What can you infer from the observation? आपको यहाँ से क्या सीखने को मिला? ये इंडिकेट करता है कि वाटर भी exert प्रेशर करता है on the sides of the container. Therefore, we can conclude that liquid exert pressure not only at the bottom of the container but also on its sides. ठीक है, अपने sides के ऊपर भी वो exert करता है pressure. In fact, liquid exert pressure in all direction. तो ये जो मैंने मार्क करा है, हाईलाइट करा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। ठीक है, you must have seen water spurting out like a fountain from a leaking joints or holes in the water pipe. मान लो अगर कोई पाइप है, ये पाइप है और इसमें अगर छोटा सा छेद हो जाए तो पानी इस तरीके से फव्वारे की तरह यहाँ से निकलने लग जाता है। ये इसलिए निकलता है बिकॉज प्रेशर कर रहा है, यानी वाटर के अंदर प्रेशर है और वो प्रेशर उसकी वॉल्स पे, पाइप की वॉल पे एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जैसे ही थोड़ा सा लीकेज हुआ तो वहां से पानी बहुत तेजी से माउंटेन की फॉर्म में निकलने लगेगा। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंस? इट इज ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप। ठीक है, इसकी वजह से ये होता है। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डू यू नो दैट द बेस ऑफ अ डैम, एक डैम है उसका बेस जो है, ठीक है, इज मच ब्रॉडर देन द टॉप। यानी कि कुछ इस तरीके से बनता है बेस। ठीक है, ये डैम है, ठीक है, जैसे मैंने बनाया, और यहां पे पानी आके रुका हुआ है। ठीक है, ये डैम है। तो आप देख रहे हो कि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो पतला है और ये नीचे से आते होते ब्रॉड हो जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आप देखो कि ये हिस्सा पतला है और फिर यहाँ आते आते ब्रॉड हो जा रहा है। ठीक है, दिस इज बिकॉज अ ब्रॉड बेस नॉट ओनली सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द डैम बट ऑल्सो विदस्टैंड द हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर नियर द बॉटम। चौड़ा इसलिए बनाया गया है ताकि वो ज्यादा प्रेशर को हैंडल कर पाए और डैम की स्टेबिलिटी बनी रहे लंबे समय तक के लिए, इसलिए उसको ऐसा बनाया गया है। The water stored in the dam exert pressure horizontally on the side walls of the dam and vertically on the floor due to height of the water level. The pressure which act horizontally is very large near its bottom. Thus, to withstand the pressure, the base of the dam is made broader. क्योंकि पानी भरा हुआ है तो वो वर्टिकल फोर्स भी लगा रहा है जैसे कि ये, और हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगा रहा है। ठीक है, ये प्रेशर भी लगा रहा है और ऐसे भी प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, तो दोनों ही प्रेशर को, बॉटम पे ज्यादा प्रेशर आएगा यानी नीचे के हिस्से में ज्यादा प्रेशर आएगा, तो डैम बना रहे अपनी जगह पे, टूटे ना, उसकी वजह से इसको हम ब्रॉड बनाते हैं। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर हो गई। हमने देखा कि वाटर जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है, वाटर जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है। अब क्या एयर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है? ये क्वेश्चन उठता है कि क्या प्रेशर, एयर जो होता है, एयर जो होती है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है? यू ऑलरेडी नो कि जो एयर है वो हमारे चारों तरफ है। द एनवेलप ऑफ एयर, जो हमारी अर्थ को सराउंड करता है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये लाइन याद रखनी है। द एनवेलप ऑफ एयर सराउंडिंग अवर अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और काफी सारी अलग अलग गैसेस को स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में करके रखती है अपने अंदर। ठीक है, कैरी करती है। तो जो एटमॉस्फेयर है ये एक्सटेंड करता है अप टू मेनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि बहुत हाइट तक हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और चारों तरफ फैला हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। तो हमें अब फाइंड आउट करना है कि क्या एटमॉस्फेयर जो है एक्सर्ट करता है प्रेशर बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि एटमॉस्फेयर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है क्या। ठीक है, तो ये एक्टिविटी देखो। ठीक है, टेक अ पेपर प्लेट, एक पेपर की प्लेट लेनी है, उसको उल्टा करना है
और उसको अटैच कर देना है स्टिक के साथ, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। ये देखो ये स्टिक है, ये स्टिक है और ये पेपर की प्लेट है, इसको उसके अंदर हमने ऐसे अटैच कर दिया। ठीक है। टेक टू आइडेंटिकल शीट्स ऑफ चार्ट पेपर 70 to 56 सेंटीमीटर ईच। ठीक है। फोल्ड वन शीट ट्वाइस एंड मेक अ होल इन द सेंटर ऑफ द फोल्डेड चार्ट पेपर। ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, दो आइडेंटिकल शीट लेनी है, चार्ट पेपर लेना है जिसका साइज 17 to 56 सेंटीमीटर होगा, और फोल्ड करना है वन शीट को दो बारी, एक बार एक जो शीट है उसको दो बारी फोल्ड करो, एंड मेक अ होल इन द सेंटर ऑफ द फोल्डेड चार्ट पेपर शीट। और जो हमने चार्ट पेपर को फोल्ड करा उसके सेंटर में एक होल करने की कोशिश करो, बिग इनफ फॉर द स्टिक टू कम आउट। ठीक है, ताकि स्टिक जो है उसके आर पार चली जाए। प्लेस द फोल्डेड शीट ऑन द टॉप ऑफ द इन्वर्टेड पेपर प्लेट। और जो पेपर प्लेट आपने रखी थी उल्टी करके उसके ऊपर उस शीट को रख दो। ठीक है, उसको रख दो। नाउ ट्राई टू लिफ्ट द पेपर प्लेट कवर्ड विद द फोल्डेड शीट यूजिंग द स्टिक। अब उसको स्टिक से उठाने की कोशिश करो, स्टिक से उठाने की कोशिश करो। ऑब्जर्व हाउ मच एफर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट अप। कितना आपको ऑब्जर्व करो कि कितना आपको एफर्ट लग रहा है उसको उठाने में। ठीक है। अब दूसरा आता है, नाउ प्लेस द सेकंड अनफोल्डेड शीट। अब यहाँ पे देखो फोल्ड नहीं कर रखी, पूरी खुली हुई शीट पेपर है। ठीक है, शीट इन प्लेस ऑफ फोल्डेड शीट, मेक अ होल एट द सेंटर ऑफ द चार्ट पेपर फॉर द स्टिक टू पास थ्रू, कवर द पेपर प्लेट विद द अनफोल्डेड चार्ट पेपर। ठीक है, कवर द पेपर प्लेट विद अनफोल्डेड चार्ट पेपर, और उसको चार्ट पेपर के ऊपर जो फोल्डेड प्लेट, जो प्लेट थी हमारी पेपर प्लेट, उसके ऊपर चार्ट पेपर रख के उसमें छेद करने की कोशिश करो। अब लिफ्ट करने की कोशिश करो अगेन एंड फील द एफर्ट नीडेड टू डूइंग इट। ठीक है। इन विच केस द लिफ्टिंग इज इजियर, यानी कि स्टिक की वजह से आपको पेपर उठाने में किसमें ज्यादा आसानी हुई, फर्स्ट केस में जहां पे पेपर फोल्ड था, या सेकंड केस में जहां पे पेपर अनफोल्डेड था, विद द फोल्डेड और द अनफोल्डेड चार्ट कवरिंग द प्लेट। You would have observed that more effort is needed to lift the paper plate when it is covered with unfolded chart paper. जब चार्ट पेपर अनफोल्डेड था यानी खुला हुआ था, तो उसको लिफ्ट करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ज्यादा मुश्किल होगा एज कंपेयर टू जो पेपर फोल्डेड था। ठीक है। देन विद द फोल्डेड चार्ट पेपर, व्हेन वी कवर द पेपर प्लेट विद अनफोल्डेड चार्ट पेपर, जब हम अनफोल्डेड चार्ट पेपर के साथ पेपर प्लेट को कवर करते हैं तो जो एरिया वो कवर कर रहा है वो इंक्रीज हो जाता है। जो एरिया शीट कवर कर रही है वो ज्यादा हो जाता है, तो एफर्ट जो है ज्यादा लगेंगे पेपर को लिफ्ट करने में। ठीक है। नोटिस करो कि जो वेट है कन्वर्टेड कवरिंग शीट का हैज नॉट चेंज्ड, जो कवर्ड शीट था उसका वेट नहीं बढ़ा है। ठीक है। तो व्हाट कैन यू इन्फॉर्म फ्रॉम दिस, वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, जो एयर होता है, ठीक है, वो एक्सर्ट करता है फोर्स ऑन कवरिंग शीट विच मेक इट डिफिकल्ट टू लिफ्ट द पेपर प्लेट। बिकॉज जब पेपर बड़ा था तो उस पर एयर का प्रेशर ज्यादा पड़ रहा था, इसलिए उसको लिफ्ट करना दिक्कत थी। लेकिन जब पेपर फोल्डेड था, छोटा हो गया फोल्ड करके, तो उसमें एयर का प्रेशर कम पड़ रहा था, इसलिए उसको लिफ्ट करना इजी था। ठीक है, इतना समझ आया। तो मोreover दिस फोर्स इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन द एरिया ऑफ द कवरिंग शीट, यानी कवरिंग शीट का एरिया जैसे बढ़ा तो एयर जो प्रेशर था वो भी बढ़ा, और यहाँ पे कवरिंग शीट का एरिया कम था, तो कह सकते हो कि इजिली उसको उठा लिया क्योंकि प्रेशर कम पड़ रहा था। इट मीन्स जो एयर है इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन द पेपर प्लेट, एयर इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन द पेपर प्लेट विच इंक्रीजेस एज द एरिया ऑफ द शीट कवरिंग इट इंक्रीजेस। और वो जब इंक्रीज हो जाता है जब शीट का एरिया बड़ा हो जाता है, छोटा होगा तो इजिली हम उठा पाएंगे। ठीक है। तो एज द force per unit area is pressure, we can calculate the air exert pressure on the paper sheet. In fact, air exert pressure on all objects. Air जो है हर ऑब्जेक्ट पे अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसको याद रखना है, इसको हमें याद रखना है बिल्कुल भी, मतलब बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है। तो the pressure exerted by the air around us is known as atmospheric pressure. ठीक है। You must have experienced that, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप ब्लो करते हो एयर किसमें, बैलून के अंदर, जैसे कि लड़की हवा भर रही है बैलून में, जब भी आप बैलून के अंदर हवा भरते हो वो फूल जाता है, वो इन्फ्लेट हो जाता है।
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एयर बीइंग फिल्ड इनसाइड द बैलून एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द बैलून। यानी कि जब एयर फिल्ड होती है बैलून के अंदर तो वो एक्सर्ट करती है प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द बैलून। बैलून के ऊपर, वॉल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से वो फूलने लग जाती है, ठीक है, वो स्ट्रेच हो जाता है। कैन यू कैन वी सी दैट जो एयर है वो एक्सर्ट करेगी प्रेशर ऑल डायरेक्शंस में? क्या एयर जो है वो प्रेशर को एक्सर्ट करेगी सभी डायरेक्शंस में? तो इसका आंसर है यस। दिस इज वाई बिकॉज द बैलून एक्सपेंड्स एयर इन ऑल डायरेक्शंस। इसी वजह से जो एयर होगा वो बैलून को एक्सपेंड करेगा हर डायरेक्शन में। अगर एक डायरेक्शन में एयर प्रेशर करती तो बैलून किसी एक डायरेक्शन से ही फूलता, दूसरी जगह से नहीं। बट यहाँ पे बैलून प्रॉपरली पूरी तरीके से फूलता है, इन्फ्लेट होता है फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। तो कह सकते हो एयर जो है एक्सर्ट करेगी प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द बैलून इन एवरी डायरेक्शन। What happens when an inflated balloon is kept without closing its mouth? अगर आपने उसका माउथ को बंद नहीं करा बैलून को और हवा भर के आपने उसका ऐसे छोड़ दिया तो क्या होगा? जो एयर अंदर भरी हुई है बैलून के वो बाहर निकल आएगी। Why does this air escape from the balloon? ऐसा क्यों हुआ कि हवा बाहर आ गई? ठीक है, ऐसा क्यों हुआ कि जो हवा बैलून में भरी हुई थी वो हवा सारी की सारी बाहर आ गई? ऐसा क्यों हुआ? तो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज? तो जब आप बैलून को देख रहे हो कि उसमें प्रेशर है एयर का, तो एटमॉस्फेयर में तो इतनी सारी एयर है, बहुत सारी हवा है, तो कितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा? ठीक है, लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। एक एक्टिविटी परफॉर्म करके उससे हमें आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे एक सकर है, ठीक है। सकर क्या होता है कि आप उसको प्रेस करोगे तो वो अटैच हो जाएगा, हुक की तरह अटैच हो जाएगा, फिर वो निकलेगा नहीं जब तक आप प्रॉपर उसका जो वैक्यूम है उसको रिलीज नहीं करोगे। ठीक है, आपके घर में भी होगा, आपने कभी देखा भी होगा इसको, सकर को। ठीक है, तो क्या करना है आपको? एक गुड क्वालिटी का रबर शकर लेना है। प्रेस इट फर्मली अगेंस्ट अ स्मूथ फ्लैट सरफेस, और एक स्मूथ सरफेस के ऊपर उसको प्रेस करना है। ठीक है, अब आप रियलाइज करोगे ये जो है सरफेस के साथ चिपक गया, स्टिक हो गया। नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ, उसको खींचने की कोशिश करो। आपको डिफिकल्टी होगी उसको पूरा अच्छी तरीके से खींचने में, बिकॉज वो एक तरीके से चिपक सा गया है। वेन वी प्रेस द स्टिकर, वेन भी हम प्रेशर को, सकर को प्रेस करते हैं, जो एयर होती है कप के बीच में और सरफेस के बीच में, विच इज प्लेस्ड इज पुश्ड आउट, वो बाहर निकल जाती है, और जो एयर प्रेशर इनसाइड रह जाता है वो कम हो जाता है, प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो सकर स्टिक्स टू द सरफेस बिकॉज जो प्रेशर है एयर का सराउंडिंग सकर के वो हायर है देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इनसाइड द सकर। यानी कि बाहर जो एयर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड द सकर एयर। ठीक है, मैं आपको इसको इजी लैंग्वेज में समझाता हूं कि ये सकर है, रुको, ये सकर है, ठीक है, ये सकर है, ठीक है। तो यहां पे जो एयर होगी, यहां पे सकर के अंदर, वो लेस होगी एज कंपेयर टू जो इसके ऊपर एयर का प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, वो ज्यादा होगी, मोर होगी। तो ऑब्वियस ही बात है इसका प्रेशर ज्यादा है और नीचे का, ऊपर की तरफ लगने वाला प्रेशर कम है, तो आप खींचोगे तो इजीली खींचेगा नहीं, वो चिपक गया है बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर। ठीक है, ये प्रेशर कम है, ये प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, to pull the sucker off the surface, the applied force should be strong enough to overcome the pressure difference between the outside of the sucker and the inside of the sucker। और उसको निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि, मतलब इतना फोर्स लगाना पड़ेगा जो बाहर की एयर का प्रेशर है उससे ज्यादा आपका प्रेशर हो, तब आप उसको निकाल लोगे। तो डू यू नो कि हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एयर कॉलम ओवर एन एरिया। एक एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है किसी भी एरिया पे, ठीक है, वो कितना होता है? 15 into 15 सेंटीमीटर, नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 225 kg, यानी 2250 न्यूटन का फोर्स लगाता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी भी एरिया पे। ठीक है, द रीजन वी आर नॉट
crushed under its weight is that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure. और ऐसा क्यों नहीं होता कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हमारी बॉडी दब जाए, क्रश हो जाए? ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता बिकॉज जो हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर है वो बाहर की तरफ लग रहा है, तो वो इक्वल है टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी वजह से हमारी बॉडी बैलेंस आउट रहती है। ठीक है, ना तो अंदर की तरफ से ज्यादा प्रेशर है ना तो बाहर की तरफ से ज्यादा प्रेशर है, बैलेंस आउट रहती है बॉडी हमारी। ठीक है, ठीक है। तो द प्रेशर जो हमारी बॉडी के अंदर होता है ये होता है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स। हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं, पानी की मात्रा है और अलग अलग काइंड ऑफ लिक्विड्स हैं, वो मूव करते हैं एंड उनके वजह से जो हमारा प्रेशर होता है वो जनरेट होता है इनसाइड अवर बॉडी। और जो हमारी गैसेस होती हैं बॉडी में, टिश्यूज में, ऑर्गन्स में, वो भी काइंड ऑफ कह सकते हो कि प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो N/m² होता है, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं PA से। ठीक है, तो जो एसआई यूनिट है प्रेशर का वो होता है N/m², इसको हम पास्कल भी कहते हैं। हाउएवर जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है ऑफ एयर प्रेशर, जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है एयर प्रेशर की, उसको हम मिली बार में मेजर करते हैं। हम उसको मिली बार में यानी कि MB से मेजर करते हैं। ठीक है, विच इज इक्वल टू 100 पास्कल, यानी कि जो एयर प्रेशर होता है 1 मिली बार का वो इक्वल टू 100 पास्कल्स। ठीक है, एयर प्रेशर इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन हेक्टोपास्कल। ठीक है, एयर प्रेशर को हम हेक्टोपास्कल के अंदर भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, विच इज इक्वल टू 100 पास्कल्स। ठीक है, तो 1 मिलीबार इज इक्वल टू 1 हेक्टोपास्कल इक्वल टू 100 पास्कल्स। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन होता है कि विंड की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, जो हम हवाएं चलती हैं वो किस तरीके से जनरेट होती हैं, वो समझना जरूरी है। तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ दिन क्या होता है, जो विंड होती है काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, आंधी आती है या कभी कभी बहुत तेज हवा चलती है। वेरस कुछ दिनों पे बहुत ज्यादा धीमी हवा चलती है, काम कंपोज हवा होती है। समटाइम्स विंड जो होती है बिकम सो स्ट्रांग, जिससे क्या होता है लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों के ही डैमेज होता है। जैसे कि साइक्लोन्स आते हैं जब, तो हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिससे लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का डैमेज होने का खतरा बढ़ा रहता है। ठीक है, तो यू मस्ट हैव सीन दैट जब भी हम एक इन्फ्लेटेड बैलून को इज केप्ट विदाउट क्लोजिंग इट माउथ, उसका माउथ बंद किए बिना उसको छोड़ देंगे, तो एयर जो होगी बैलून की वो बहुत तेजी से एस्केप होगी और बैलून इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, रिकॉल दैट व्हेन देयर इज अ पंचर इन द बाइसिकल ट्यूब, जब आपकी बाइसिकल में गलती से पंचर हो जाता है तो एकदम से बहुत तेज की प्रेशर आता है और आवाज आती है। ठीक है, द एयर एस्केप करती है और ट्यूब कोलैप्स हो जाती है, फूट जाती है। इन बोथ दीज केसेस, दोनों ही केसेस में जो एयर है वो मूव करती है हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में। तो हमेशा ये याद रखना कि एयर जो है हमेशा ट्रेवल करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसी की वजह से जो विंड्स हैं वो चलती हैं। विंड्स का जो मूवमेंट होता है वो होता है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्वेश्चन आता है, डज द डिफरेंस इन एयर प्रेशर हैव एनीथिंग टू डू विद द फॉर्मेशन ऑफ विंड्स? क्या जो डिफरेंस होता है एयर प्रेशर में उसका क्या विंड की फॉर्मेशन पे इंपैक्ट पड़ता है? और हाउ डू विंड्स फॉर्म कैसे होती हैं? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। वापस से क्या करना है, आपको दो सिमिलर बैलून्स लेने हैं जो कि थिन रबर के बने हो एंड ड्रॉइंग स्ट्रॉ, एक स्ट्रॉ लेनी है जो कि इस बीच में स्ट्रॉ है। ठीक है, इंसर्ट वन एंड ऑफ द स्ट्रॉ इनटू वन बैलून एंड सिक्योर इट विद अ रबर बैंड और थ्रेड।
यानी कि एक साइड आपने बैलून को बांध दिया एक साइड पे स्ट्रॉ के, ठीक है, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ के। नाउ इन्फ्लेट द सेकेंड बैलून एंड होल्ड इट्स माउथ विद योर फिंगर्स सो दैट एयर डज नॉट एस्केप, ताकि एयर ना निकले। आपको उसको जल्दी से क्या करना है, फुला के बांध देना है। Insert the free end of the straw into a neck of a inflated balloon and secure it with a rubber band or thread। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एक बैलून दूसरा बैलून जो है उसको भी ऐसे करना है, उसके अंदर हवा नहीं भरनी, उसको ऐसे बांधना है। मेक श्योर जो एयर है वो लीक ना हो, जो जिसमें हवा है उस बैलून से हवा लीक ना हो, as the straw is inserted in it। Now you can have one end of the straw inside an inflated balloon and the other hand inside an uninflated balloon। यानी कि you have one end, यानी कि एक सिरा जो है आपका inflated बैलून में है, जो फूला हुआ है, उसमें हवा भरी हुई है, और अदर एंड जो है वो अनइन्फ्लेटेड, यानी कि जो पिचका हुआ बैलून है उसमें हवा नहीं है। ठीक है, दोनों ऐसे हैं। अब प्रिडिक्ट करो कि क्या होगा, प्रिडिक्ट करो कि क्या होगा, ऑब्जर्व करो कि क्या होगा दोनों बैलून्स में। डिड इट हैपन्स एज प्रिडिक्टेड, यानी कि आपने जो प्रिडिक्ट करा ऐसा ही हुआ। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द साइज ऑफ द बैलून, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। तो हुआ क्या कि व्हाट कैन बी द रीजन फॉर द चेंज इन साइज ऑफ द बैलून्स। जो एयर प्रेशर इन्फ्लेटेड बैलून में था, फूला हुआ जो गुब्बारा था उसके अंदर जो हवा था, उसके अंदर क्या था, हायर प्रेशर, हाई प्रेशर था, हायर देन द बैलून जिसके अंदर हवा नहीं थी, उसके अंदर प्रेशर नहीं था। तो हुआ क्या कि एज अ रिजल्ट कुछ एयर जो है इन्फ्लेटेड बैलून की वो अनइन्फ्लेटेड बैलून में चली गई, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव आउट हो गई, जैसे कि यहां पे हुआ। यानी कि इस बैलून में हाई प्रेशर था, इसमें लो प्रेशर था, तो कुछ हवा इसमें चली गई जिससे वजह से ये थोड़ा सा फूल गया, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा फूल गया, और ये इसकी हवा थोड़ी सी इसमें आ गई। ठीक है, बिकॉज ये हाई प्रेशर था, यहाँ पे हवा का प्रेशर ज्यादा था और यहाँ पे लो प्रेशर था। ठीक है, इससे क्या हुआ, रिजल्ट इन चेंजेस इन द साइज ऑफ बोथ द बैलून्स, और जो साइज है दोनों बैलून्स का वो चेंज हो गया। डू यू नोटिस दैट आफ्टर सम टाइम बोथ द बैलून्स अटेन ऑलमोस्ट सेम साइज एंड फ्लो ऑफ एयर शॉप्स। और थोड़ी देर बाद आप देखो कि दोनों बैलून्स का जो साइज है वो बिल्कुल सेम हो गया है, दोनों बैलून्स का जो साइज है वो बिल्कुल सेम हो गया है, बिकॉज अब जो है बैलेंस हो गया है, और जो फ्लो है वो रुक चुका है, एयर जो है फ्लो, एयर का जो फ्लो है वो स्टॉप हो गया है। ऐसा क्यों हुआ कि एयर का फ्लो जो है स्टॉप हो गया। The flow of air continue till the air pressure in the inflated balloon is higher than the air pressure in the uninflated balloon। यानी जब तक इसमें हाई प्रेशर रहेगा, इसमें लो प्रेशर रहेगा, एयर का फ्लो रहेगा। लेकिन जब इसका प्रेशर और इसका प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो बैलून्स भी इक्वल साइज के हो जाएंगे और प्रेशर भी उनमें इक्वल साइज का होगा, तो एयर का मूव करने का कोई चांस ही नहीं बनता। मैंने बताया एयर कब मूव करती है, जब हाई प्रेशर होता है और लो प्रेशर होता है। द एयर फ्लो स्टॉप्स व्हेन द प्रेशर इन बोथ द बैलून्स बिकम्स इक्वल। ठीक है, और इस स्टेज पे जब बोथ द बैलून्स हैं वो ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज हो जाएंगे, दोनों का जो गुब्बारों का साइज है वो सेम हो जाएगा। दस हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एयर मूव करी एक रीजन से दूसरे रीजन में, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, उससे क्या हुआ, जो बैलून का साइज है वो इक्वल हो गया। तो यू कैन रिलेट दिस कंक्लूजन टू द डायरेक्शंस ऑफ सी ब्रीज। हम जो सी ब्रीज महसूस करते हैं वो भी इसी वजह से होती है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, विच यू स्टडी इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 7। As land gets heated faster and water during the day, एक सेकंड, as land gets heated faster than water during the day, the air of the land becomes warmer and lighter, hence it rises, creating an area of low pressure। ठीक है, the air from the high pressure region of the sea blows to the low pressure region of the which develops on the land, resulting in a sea breeze। At night, water is warmer than the land, therefore a low pressure area develops over the sea। As a result, wind blow from land to sea, giving rise to land breeze। Thus, the phenomena of land breeze and sea breeze is mainly due to pressure difference over the land and the sea। ठीक है, तो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लो, देखो ये लैंड है, ठीक है, और ये हमारा पानी है, ठीक है, ये वाटर है और ये हमारी लैंड है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो पानी है, वाटर है, वो देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है।
वाटर देर से गर्म भी होता है और देर से ठंडा भी होता है, और लैंड जो है जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। ठीक है। हुआ क्या कि डे का टाइम था, दिन का समय था, डे है, डे में सूरज की रोशनी पड़ रही है। ठीक है, सूरज की रोशनी पड़ रही है। अब मैंने बताया कि जमीन जल्दी गर्म हो जाएगी, पानी को गर्म होने में टाइम लगेगा। तो यहां पे जो है, जब जमीन जल्दी गर्म हो गई तो होगा लो प्रेशर, लैंड जल्दी हीट अप हो गई तो लो प्रेशर हो गया यहाँ पे। और अब वाटर अभी इतनी जल्दी हीट नहीं हुआ है, इतना गर्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर है। ठीक है। ये चीज समझ आ गई। अब हुआ क्या कि हमें तो फिनोमेना पता है कि हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर की तरफ बढ़ती है, तो ये विंड इस तरफ बढ़ने लगी। ठीक है, ये दिन का समय है, डे का टाइम है। इसको हम कहेंगे सी ब्रीज, इसको हम कहेंगे सी ब्रीज। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, इतना समझ आया। अब हो गई नाइट, अब हो गई नाइट, है ना। यहीं पे बना दूं क्या, डे एंड नाइट का। पहले डे था, फिर नाइट आ गई। ठीक है, इतना यहां से ध्यान रखना। नहीं, अलग अलग बनाते हैं क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। डे का हम अलग रखते हैं, में धूप आ रही है। ठीक है। अब नाइट का टाइम हो गया, वापस से बना लेंगे। ये हमारी लैंड है, ये लैंड है, ये वाटर है। ठीक है। अब मैंने बताया था आपको कि पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। लैंड जो है जल्दी गर्म भी होती है, जल्दी ठंडी भी हो गई। तो नाइट का टाइम आया। ठीक है, तो धूप चली गई है। अब धूप चली गई है तो जमीन जो है जल्दी ठंडी हो जाएगी। जैसे मैंने बोला, जब धूप नहीं है, हवा चल रही है, तो जमीन जल्दी ठंडी हो जाएगी। और पानी अभी भी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि पानी देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा। बिकॉज लैंड के ऊपर अभी ठंडक है तो हाई प्रेशर है, और वाटर के ऊपर अभी गर्माहट है तो लो प्रेशर है। वाटर को धीरे धीरे ठंडी होगी, टाइम लगेगा। तो मैंने बताया कि हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो इसको हम कहेंगे लैंड ब्रीज। इसको हम कहेंगे लैंड ब्रीज, क्योंकि लैंड से हवा जा रही है वाटर की तरफ। और ऊपर वाले में क्या था, सी ब्रीज, क्योंकि सी से हवा आ रही थी लैंड की तरफ। तो दोनों फिनोमेना हम समझ गए, लैंड और सी ब्रीज दोनों का कॉन्सेप्ट समझ गए। और ये हुआ बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। तो इफ वी कुड मेजर द स्पीड ऑफ द एस्केपिंग एयर इन एक्टिविटी 6.5, वी वुड फाइंड द स्पीड ऑफ द एयर इज हायर इफ प्रेशर डिफरेंस इज हायर। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जब प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होता है, यानी हाई प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, लो प्रेशर बहुत ज्यादा लो है, तो एयर का जो फ्लो होगा बहुत तेजी से होगा। और उस केस में एयर का जो मूवमेंट होगा बहुत तेजी से होगा, जिसके अंदर हम थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन्स भी आ सकते हैं। और जब एयर का प्रेशर कम होता है तो नॉर्मल जो मीठी मंद मंद हवा चलती है, ब्रीज चलती है, वैसे आपको महसूस होगी। ठीक है। तो अब चीज आती है कि हाई स्पीड विंड्स रिजल्टिंग इन लोअरिंग ऑफ एयर प्रेशर। क्यों होता है, हाई स्पीड विंड क्यों आती है, बिकॉज ऑफ लोअरिंग ऑफ एयर प्रेशर। ठीक है, देख लेते हैं एक बारी, इसको एक एक्टिविटी के थ्रू करके देखते हैं। ठीक है, आपको दो बैलून्स लेने हैं सेम साइज के। दोनों बैलून जो है सेम साइज के होंगे। दोनों को फुला लो और एक रस्सी से बांध दो एक स्टिक के ऊपर। ठीक है, स्टिक, और उसके बीच में 10 से या 6 सेंटीमीटर का गैप रखो। नाउ ब्लो एयर इनटू द नैरो स्पेस बिटवीन द बैलून्स। यहां से हवा, जैसे लड़का हवा मार रहा है बैलून्स के बीच में, तो बैलून मूव करेगा। व्हाट हैपेंस टू द बैलून्स, नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। जैसे कि यहाँ बच्चा ये हवा छोड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और बैलून्स के बीच में हवा छोड़ रहा है, ब्लोइंग बिटवीन द बैलून्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ब्लो हार्डर और ऑब्जर्व, और एक बार तेजी से हवा मार के देखो तो और देखो कि क्या रिजल्ट निकल के आता है। वेन यू ब्लो बिटवीन द टू बैलून्स, जब आप दो बैलून्स के बीच में हवा मार रहे हो, छोड़ कर रहे हो, आप ऑब्जर्व करोगे दैट दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ जाने लगेंगे। जब आप तेजी से हवा मारोगे, जब तेजी से दो बैलून्स के बीच में हवा मारोगे, फूकोगे, तो वो एक दूसरे की तरफ जाने लगेंगे। दिस हैपेंस बिकॉज जब आप एयर को छोड़ रहे हो बिटवीन द बैलून्स,
तो जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है बिटवीन देम, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है बिटवीन देम, ठीक है, तो हायर प्रेशर सराउंडिंग है बैलून, वो उसको पुश करेगी टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। जब आप फूंक मारोगे तो बैलून्स के बीच में जो प्रेशर है वो लो प्रेशर हो जाएगा और सराउंडिंग एयर में हाई प्रेशर होगा, तो वो एक दूसरे की तरफ हवा की वजह से प्रेशर की वजह से एक दूसरे की तरफ आएंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट blowing harder increases the speed at which the balloons approach each other। और अगर आप और तेजी से हवा छोड़ोगे तो और तेजी से बैलून्स आपस में टकराएंगे। तो what you can infer from activity, we infer that high speed winds are accompanied by a reduced air pressure, ठीक है। जितना ज्यादा प्रेशर स्पीड ज्यादा होगी विंड की उतना ज्यादा कम प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा, ठीक है। ये देखो, when a high speed wind blow our houses, a low pressure area is created over them as high speed winds are accompanied by a reduced pressure, ठीक है। तो जो हाई प्रेशर विंड्स होती हैं वो लो प्रेशर की वजह से जनरेट होती हैं। हाई प्रेशर विंड्स, ज्यादा तेजी से जो हवा चलती है वो लो प्रेशर की वजह से होती है। तो जब भी हमारे घर के ऊपर हवा चलती है और हमारे घर के अगल बगल जो सामान उड़ने लग जाता है, ठीक है, वो हाई स्पीड जो विंड्स हैं वो होती हैं बिकॉज ऑफ लो प्रेशर। देयरफॉर जो एयर प्रेशर होगा हमारे रूफ के ऊपर हाउस के, वो लोअर होगा देन द प्रेशर अराउंड देम, ठीक है। मान लो यहाँ पे जो है यहाँ पे लो प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा, ठीक है। इफ द प्रेशर डिफरेंस इज लार्ज, तो जो रूफ है वो बहुत ज्यादा वीक पड़ जाएगी एंड दे मे ब्लोन अवे, वो उड़ भी सकती है जैसे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। That is why it is safe to keep doors and windows of the house open during storms with high speed winds। तो ऐसा माना जाता है, दरवाइज सेफर होता है कि अपने खिड़की दरवाजे को क्या करो आप ओपन रखो जब भी स्टॉर्म्स आए, जिससे क्या होगा हाई स्पीड विंड जो है वो इजिली निकल जाएंगी बाहर, ठीक है, लो प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाएंगी ज्यादा वो। when the speed when the same wind moves over the roofs and through the houses, the pressure difference between inside the house and the over the roofs is reduced। क्या होगा, बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर, ठीक है, वो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, दोनों में कह सकते हो हाई प्रेशर होगा, तो ये विंड ठीक ठाक रहेगा। क्योंकि यहाँ के देखो खिड़की दरवाजे खुले हैं, यहाँ पे देखो बंद है, तो हुआ क्या कि यहाँ पे तो लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो बहुत तेजी से हवा इनको उठा के लेके जाएगी सामान को। बट अगर आप खिड़की दरवाजे खोल दोगी तो हवा अंदर आ जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस जो है ज्यादा नहीं होगा और आपका घर बचा रहेगा। दिस हैपेंस टू प्रिवेंट रूफ्स फ्रॉम बीइंग ब्लोन ऑफ एज शोन, ठीक है, और इससे क्या होगा, आपकी जो रूफ है वो उड़ेगी नहीं, छत उड़ेगी नहीं। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट व्हेन हाई स्पीड विंड ब्लो ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, दे आर समटाइम्स अकम्पेनिड बाय थंडर एंड लाइटनिंग। कभी कभी क्या होता है जब हाई स्पीड विंड आती है तो उसके साथ थंडर होता है, बिजली कह सकते हो चमकती है और बादल गरजने की आवाज आती है, थंडर स्टॉर्म होता है, लाइटनिंग होती है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, देखो, storms, thunderstorms और lightning। Have you heard the sound of thunder and seen lightning during a rainy season? क्या आपने कभी बारिश के मौसम में बिजली कड़कते हुए और बादल गरजते हुए देखा है? Yes, the sound of thunder is so frightening. Usually there is heavy rainfall too। तो वो कहता है हाँ, जब बहुत तेज बादल गरजते हैं तो बारिश भी बहुत तेजी से होती है। तो when land gets heated, जब जो हमारी जमीन है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, the warm or moist air being lighter rises thereby creating a low pressure area। यानी कि मान लो ये जमीन है, ठीक है, ये हमारी जमीन है, लैंड है, ठीक है, और यहाँ पे धूप बहुत तेज से पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, लो प्रेशर क्रिएट हो गया, ठीक है। लो प्रेशर मतलब यहाँ पे बहुत तेज से गर्माहट आ रही है, लैंड हीट हो रही है, तो यहाँ की एयर जो है वो ऊपर जाने लगी। आपने हॉट एयर बैलून देखा है, तो उसमें जब भी आप आग जलाते हो तो बैलून के अंदर की जो हवा है वो गर्म होती है, और जैसे जैसे वो गर्म होती है तो बैलून और ज्यादा फूलता है, और जैसे जैसे वो और गर्म होती है तो बैलून ऊपर की तरफ चलने लग जाता है। इसका मतलब है जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ चलती है, गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, इतना आपको पता है। तो जब भी किसी जमीन मतलब इस जमीन यहाँ पे धूप बहुत देर से पड़ रही है तो यहाँ की जो हवा है वो गर्म हो गई, वो ऊपर की तरफ जाने लगी, ठीक है। तो जब यहाँ से हवा हट गई, यहाँ पे हवा नहीं है, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, यानी यहाँ पे अब हवा का प्रेशर नहीं है। लेकिन इसकी सराउंडिंग में अगल बगल थोड़ी दूर पे वहां पे तो हाई प्रेशर है, अभी वहां पे तो इतनी ज्यादा धूप नहीं पड़ रही, तो उसकी हवा यहाँ की तरफ आने लगेगी,
तेजी से आएगी, ठीक है, तेजी से आएगी। और जैसे जैसे ये हवा ऊपर जाएगी ये बनाएगी क्लाउड्स। ये जो गर्म हवाएं जैसे जैसे ऊपर जाएगी ये क्लाउड्स बनाएगी, ठीक है। जो कूलर एयर होगी सराउंडिंग से, हाई प्रेशर एरिया से, वो यहाँ की जगह लेने की कोशिश करेगी, इधर की तरफ आने की कोशिश करेगी। दिस एयर इन टर्न गेट्स हीटेड एंड फिर वो राइज करेगी। और ये जो हवा आ रही है ये भी जो है और ज्यादा हीट होने लगेगी। यानी ये जो हवा यहाँ से आ रही है यहाँ पे आके वो वापस से हीट हो जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट पे तो बहुत ज्यादा हीट हो ही रही है। तो वो भी राइज करने लगेगी, वो भी ऊपर की तरफ जाने लगेगी, ठीक है। बहुत खराब हो गया डायग्राम, सही से बना देते हैं, ठीक है। लैंड, ठीक है, यहाँ पे हो गया लो प्रेशर, और यहाँ पे हो गया हाई प्रेशर, यहाँ पे हो गया हाई प्रेशर। हवा इस तरफ आ रही है, हवा इस तरफ आ रही है, और यहाँ पे आते ही वो फिर गर्म होके फिर वो ऊपर जाने लगेगी। मैंने बताया वार्म एयर ऊपर की तरफ जाती है। ये डायग्राम है सिंपल, ठीक है। ये जो रिजल्ट होगा इसका कंटिन्यूस प्रोसेस का, इससे क्या होगा, विंड का सर्कुलेशन होगा। ये विंड है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, यानी विंड चल रही है। एज राइजिंग एयर एक्सपेंड्स, जैसे ही हवा ऊपर जा रही है वो कूल होगी, और मॉइस्चर जो उसके अंदर है वो कंडेंस होगा, जिससे क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन होगा, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, और वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, क्रिएटिंग क्लाउड्स। जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी वो मर्ज हो जाएंगी टू फॉर्म हैवियर ड्रॉप्स विच कम डाउन एज रेन, हेल और स्नो। और फिर जब वो थोड़ी हैवी हो जाएगी, पानी जो होता है थोड़ा हैवी हो जाएगा, जब एक से ज्यादा ड्रॉप्स मिल जाएंगे और वो हैवी हो जाएगा, तो वो नीचे की तरफ आएगा इन द फॉर्म ऑफ रेन, यानी बारिश की फॉर्म में, या तो कह सकते हो कि हिल स्टॉर्म होगा या तो स्नोफॉल होगी, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होंगी अकम्पेन्ड बाय रेन इज कॉल्ड स्टॉर्म। और जब स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ साथ बारिश हो रही होती है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे स्टॉर्म। द स्ट्रॉन्ग विंड्स अकम्पेन्ड बाय रेन इज कॉल्ड स्टॉर्म, ठीक है, ये ध्यान रखना। इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स लाइक इंडिया, इंडिया में जनरली जो मौसम है गर्म रहता है, तो स्टॉर्म जो है ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, बिकॉज लो प्रेशर जनरली यहाँ क्रिएट होता था जल्दी, ठीक है। तो अंडर सर्टेन कंडीशंस जो वार्म हेयर है वो ज्यादा ऊंची हाइट तक जाती है। एट द लो टेम्परेचर देयर कन्वर्ट्स वाटर ड्रॉपलेट्स इनटू आइस पार्टिकल्स। और जब हवा ज्यादा ऊंची ऊपर जाएगी तो वो रेन में ना कन्वर्ट होके, वाटर ड्रॉपलेट्स में ना कन्वर्ट होके सीधा आइस में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर स्नोफॉल होती है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स फैसिलिटेट रबिंग बिटवीन वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो चार्ज के अंदर जब पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो बिजली कड़कती है ऐसे। आपने देखा होगा, बिजली को देखा होगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो कभी कभी बिजली आपको जमीन पे गिरती हुई दिखती है। तो बिजली बिजली आपको जमीन पे गिरती हुई भी दिखती है, ठीक है, ऐसे बिजली गिरती है, बिकॉज चार्जेस जो है उसका डिफरेंस है, ठीक है। आपको लगता होगा कि बादल आपस में टकराते हैं उसकी वजह से बिजली कड़कती है, नहीं। यहाँ पे जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, उनकी डिफरेंस की वजह से बिजली कड़कती है। तो यहाँ लिखा है, यू हैव लर्नड इन चैप्टर एक्सप्लोरिंग फोर्सेस दैट दो ऑब्जेक्ट्स आपस में रगड़ खाते हैं, आपस में रब होते हैं अगेंस्ट ईच अदर, तो जो में एक काइंड ऑफ चार्ज डेवलप हो जाता है। इन दिस केस जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होंगी वो ऊपर की तरफ जाएंगी और डाउनवर्ड्स आएंगी, ऊपर नीचे करेंगी, जिसकी वजह से वो आपस में रगड़ खा रही हैं, और जिसकी वजह से एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप हो जाते हैं क्लाउड्स के अंदर, ठीक है, हमारे बादलों के अंदर। जो पॉजिटिवली चार्ज लाइटर होते हैं आइस पार्टिकल्स मूव अपवर्ड्स, यानी कि जो आइस पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज वो ऊपर की तरफ जाते हैं और ऑक्यूपाई कर लेते हैं अपर पार्ट्स ऑफ द क्लाउड। और जो नेगेटिवली चार्ज हैवियर वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं जिसमें पानी होता है, वो नेगेटिव चार्ज ले लेती हैं और वो नीचे की तरफ रहती हैं। दस चार्ज सेपरेशन विद इन द क्लाउड टेक प्लेस, ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज। ऑल्सो when the negatively charged lower part of the cloud move closer to the ground, when the negatively charged जो पानी के ड्रॉपलेट्स नेगेटिव चार्ज हैं जब वो ग्राउंड के क्लोजर आ जाती हैं, तो इट causes the ground and nearby objects such as trees or buildings to become positively charged। तो जो जमीन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो नॉर्मली एयर जो है वो एक्ट करेगी एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह और डज नॉट लेट अपोजिट चार्जेस मीट। तो एयर जो है
अपोजिट चार्जेस को मीट नहीं करने देगी, बिकॉज वो एक इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह काम करेगी। बट व्हेन द बिल्डअप ऑफ चार्जेस बिकम्स वेरी लार्ज, लेकिन जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाए, नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है, तो जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है एयर की वो ब्रेक हो जाती है, वो कम हो जाती है, और इससे सडन फ्लो ऑफ चार्जेस टेक प्लेस होते हैं, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इस तरीके से बिजली कड़कती है। ठीक है, इस तरीके से बिजली कड़कती है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से बिजली ऊपर नीचे होती है। प्रोड्यूसिंग अ ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट कॉल्ड लाइटनिंग। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, a sudden flow of charges take place producing a lightning. When the buildup of charges becomes very large, the insulating property of air breaks. तो lightning can occur as opposite charges collide within a cloud. यानी जब opposite charges एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होता है, क्लाउड के अंदर बिजली चमकती है। Between clouds और between clouds and the ground. और कभी कभी बिजली जमीन पे गिर जाती है, बिकॉज जमीन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और बादलों में नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज। Lightning rapidly heats up the air around it, causing the air to expand and produce a loud sound known as thunder. As a storm accompanied by lightning and thunder is called thunderstorm. और क्या होता है, जब पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज आता है और बिजली एकदम से चमकती है तो बिजली जब चमकती है तो जो एयर होती है अगल बगल की, बिजली की वजह से वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, एकदम से गर्म होती है, एकदम से वो गर्म होती है और एयर एक्सपैंड करती है। आपको पता है जब भी एयर गर्म होगी तो एक्सपैंड करेगी, कूलर होगी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो एयर जब बिजली चमकती है तो जितनी दूर बिजली चमकी उतनी दूर की हवा बहुत गर्म होगी और गर्म होते हुए एक्सपैंड करेगी, और जैसे ही वो एक्सपैंड करेगी बहुत तेज की आवाज सुनाई, जिसको हम कहते हैं कि बादल गरज रहे हैं। असल में बादल टकराते नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के कोलाइड होने की वजह से जो फ्लैश होता है, लाइटिंग होती है, उससे जो एयर गर्म होती है, वार्म अप हो जाती है और एक्सपैंड होती है, उस एक्सपेंडेशन की वजह से वहां पे हमें को आवाज सुनाई देती है, जिसको हम कहते हैं थंडर। थंडर, और थंडर जब लाइटनिंग और थंडर दोनों साथ में होता है तो उसको हम कहेंगे थंडर स्टॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि ये जो आइसोलेटेड और लोकलाइज्ड जो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, ये समटाइम्स अकर होते हैं वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रीजन में होते हैं, इंडिया के अलग अलग रीजन्स में थंडरस्टॉर्म देखने को मिलते हैं। और ये जो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं इनको डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है। जैसे कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल में इसको हम काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिहार झारखंड में, और बोर्दो बोर्दोइसला नाम से जानते हैं आसाम में। तो आप अगर याद रख सकते हो तो जरूर याद रखना इसको, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, दे अकर बिफोर द अराइवल ऑफ मॉनसून, यानी मॉनसून का जो सीजन आता है उसके पहले ये कह सकते हो कि थंडरस्टॉर्म वाला सीजन रहता है। देयर पाए ये हेल्प करते हैं खारिफ क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो होने में। ठीक है, खारिफ क्रॉप लाइक राइस को हेल्प करते हैं ग्रो होने में। ठीक है, इन केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु दे आर नोन एज मैंगो शावर्स, बिकॉज सपोर्ट करते हैं मैंगो की राइपनिंग ऑफ मैंगोस। और लोकल थंडरस्टॉर्म जो कर्नाटका में होते हैं ये हेल्प करते हैं इन कॉफी प्लांट्स। तो क्या क्या हमने सीखा कि काल बैसाखी कहते हैं वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड में, और बोर्दोसिला कहते हैं आसाम में। ठीक है, और ये हेल्प करते हैं हमारे खारिफ क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो होने में। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में इनको मैंगो शावर्स कहते हैं, और कर्नाटका में स्पेसिफिकली कह सकते हो कि कॉफी प्लांट्स के लिए इनको कह सकते हैं कि ये हेल्प करते हैं काफी ज्यादा। एक चीज जरूर आपने सुनी होगी, लाइटनिंग, किसी की बिजली गिर गई, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। तो लाइटनिंग कैन बी अ डेंजरस, इट कैन इग्नाइट फायर्स, ये आग उत्पन्न कर सकता है, बिल्डिंग्स को डैमेज कर सकता है, और कॉज कर सकता है सीवियर बर्न्स और डेथ इन ह्यूमन एंड एनिमल्स, यानी ह्यूमंस में, एनिमल्स में डेथ जैसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो हमें नेसेसरी प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि हम प्रोटेक्ट कर पाए अपने आप को लाइटनिंग से। ठीक है, लाइटनिंग के दौरान होता क्या है कि अपने आप को टॉल ऑब्जेक्ट से दूर रखो। ठीक है, जो ऊंचे इमारतें हैं और कह सकते हो कि पेड़ है, थोड़ा सा उससे दूर हो जाओ, एक लो लाइंग ओपन एरिया में आ जाओ जहां पे कुछ नहीं अगल बगल। ठीक है, खाली ग्राउंड में अपने आप को, जिससे इस लड़के ने अपने आप को झुक के अपने सर को कवर कर रखा है, ऐसे आपको क्राउच डाउन होना है और मिनिमाइज कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। ठीक है, डू नॉट लाइव डाउन फ्लैट, लेटना नहीं है ग्राउंड पे, ठीक है, ऐसे बैठना है। और कोई अम्ब्रेला का इस्तेमाल नहीं करना या कोई मेटेलिक रॉड का इस्तेमाल नहीं करना। इफ यू आर इन अ वाटर, गेट आउट ऑफ इट, अगर आप पानी में हो तो पानी से बाहर आ जाओ। इफ यू आर इनसाइड अ बस और अ कार, यू आर कंपेरेटिवली सेफर, अगर आप किसी कार या बस में हो तो उसमें आप सेफ हो। ठीक है,
तो ऐसी सिचुएशन आए तो आपको कैसे स्टेप लेना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे आपको स्टेप्स लेने हैं, प्रिकॉशंस लेने हैं। आपने इसका नाम सुना होगा लाइटनिंग कंडक्टर का। लाइटनिंग कंडक्टर आपकी बिल्डिंग में लगता है, ठीक है। अगर मान लो गलती से कभी बिजली गिरती है तो इस लाइटनिंग कंडक्टर पे गिरती है और ये इस बिजली को इस वायर के थ्रू जमीन के अंदर ले जाता है। इसको कहेंगे लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है। इससे बिल्डिंग सेफ बनी रहती है। A lightning conductor is a metallic rod इंस्टॉल्ड होती है वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग में ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही डाल दी जाती है। वन on one end of the rod is pointed. This end is kept higher than the highest point of the building. The other end of the rod is buried deep in the ground. The rod provides easy path for the transfer of electric charges into the ground. And इस रॉड के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस ग्राउंड के अंदर डायरेक्ट चले जाते हैं और बिल्डिंग पे कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे साइक्लोन्स की, ठीक है। साइक्लोन्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग किस कंडीशंस में, वो हम समझेंगे, ठीक है। तो देखो साइक्लोन्स जो होते हैं, आपने नाम काफी बारी साइक्लोन सुना होगा। ये होता है लार्ज स्टॉर्म्स जो फॉर्म होते हैं ओवर वार्म ओशन वाटर। यानी कि मान लो ये समुद्र है, ठीक है। समुद्र है और यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप आ रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा धूप आ रही है तो उससे क्या होगा, ये जो यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप। आपको जैसे मैंने बताया था कि जब एक पॉइंट पे ज्यादा धूप पड़ती है तो उसकी वजह से वहां की एयर जो है वार्म अप हो जाती है और ऊपर जाने लग जाती है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ऐसे ऊपर जाने लगेगी तो यहाँ पे डेवलप हो जाएगा लो प्रेशर, ठीक है। एंड ये लो प्रेशर इतना ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है कि अगल बगल की आने वाली सारी एयर्स, यहाँ की एयर हाई प्रेशर की विंड है, यहाँ की एयर हाई प्रेशर की विंड है, ये सभी इसी की तरफ जल्दी से मूव करती है, तेजी से मूव करती है और फिर ये आके वापस से गर्म होके वापस से ऊपर जाती है। तो इस वजह से क्या होता है ना, लो प्रेशर इतना इंटेंस हो जाता है कि हवा इसके चारों ओर घूमती रहती है। एंड आपने देखा होगा कि साइक्लोन्स में इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन होती है, ठीक है, साइक्लोन्स की। तो ये चीज यहाँ पे होती है, ठीक है, साइक्लोन्स में। यहाँ पे जो ओशन वाटर है जब वो हीट हो जाता है, वार्म हो जाता है, तो मॉइस्ट एयर जो उसके ऊपर होती है वो ऊपर उड़ने लग जाती है, राइज होने लग जाती है। और जैसे ही मॉइस्ट एयर राइज होती है, वाटर वेपर जो है कंडेंस हो जाता है। जो वार्म एयर ऊपर गई तो वो वाटर कैरी करती है, वो कंडेंस हो जाता है टू फॉर्म रेन ड्रॉप्स। तो वो कन्वर्ट कर देते हैं रेन ड्रॉप्स में, ठीक है। वो कन्वर्ट हो जाते हैं रेन ड्रॉप्स में। ओके, वन सेकेंड गाइस। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन में क्या होता है, जो पानी है वो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म यानी वाटर वेपर्स की फॉर्म में हवा में चला जाता है, ठीक है, इवेपोरेट हो जाता है। तो वाटर टेक्स अप हीट टू चेंज इनटू वेपर। वाटर क्या करता है, हीट को यूज करके अपने आप को वाटर ड्रॉपलेट से वाटर वेपर में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। और ये जो कह सकते हो कि वाटर वेपर है, ये क्या कहते हैं, कंडेंस हो जाता है और रेन ड्रॉप्स क्रिएट करता है। हीट इज रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर और रेन ड्रॉप्स के थ्रू हीट जो है वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है, ठीक है। दिस कॉजेज फर्दर वार्मिंग ऑफ द असेंडिंग एयर लीडिंग टू राइज इवन फर्दर क्रिएटिंग एन इवन लो प्रेशर। एंड इससे क्या होता है कि जो लो प्रेशर मतलब वार्मिंग इफेक्ट वापस से एंटर हुआ उस पॉइंट पे, तो उससे क्या हुआ, जो अगल बगल की एयर वापस से और तेजी से ऊपर जाने लगेगी, वार्म एयर ऊपर जाने लगेगी और जो लो प्रेशर है वो और ज्यादा इंटेंस हो जाएगा और सराउंडिंग हाई प्रेशर की एयर वापस और तेजी से इसकी तरफ बढ़ने लगेंगी, ठीक है। एयर फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन्स रशेज इन एंड इट ऑल्सो स्टार्ट राइजिंग। जो मैंने बनाया, जैसे मैंने बताया कि जो अगल बगल की एयर है वो वापस से इधर आती है और वापस से राइज करने लग जाती है। अर्थ रोटेशन कॉजेज मूविंग एयर टू स्पिन और अर्थ की रोटेशन की वजह से जो एयर है वो घूमने लग जाती है, स्पिन होती है, ठीक है। दिस साइकिल इज रिपीटेड, ये साइकिल रिपीट होती रहती है और इससे रिजल्ट क्या होता है, क्रिएशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर एरिया। बहुत ज्यादा हाई मतलब कह सकते हो इंटेंस लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। इसका स्पीड जो इसमें विंड्स होती है उसका स्पीड बहुत ज्यादा होती है और ये आपस में एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करने लग जाती हैं। दिस स्पिनिंग सिस्टम ऑफ क्लाउड्स, विंड्स और रेन को हम साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। दिस स्पिनिंग सिस्टम ऑफ क्लाउड्स, विंड्स एंड रेन, ठीक है, इसको हम साइक्लोन कहते हैं। एक साइक्लोन में मतलब साइक्लोन द रीजन ऑफ द लोवेस्ट प्रेशर एज इट सेंटर नोन एज आई ऑफ द साइक्लोन।
साइक्लोन के अंदर जो मिडल पॉइंट होता है, बीचों बीच का पॉइंट होता है जहाँ पे लो प्रेशर होता है, उसको हम कहते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। और आई ऑफ द साइक्लोन में जो विंड है वो थोड़ी काम होती है, वहां पे हलचल नहीं होती, उसके अगल बगल हलचल होती रहती है। बट द सराउंडिंग रीजन एक्सपीरियंसेस स्ट्रॉन्ग विंड एंड हैवी रेनफॉल। और जैसे जैसे साइक्लोन्स मूव फ्रॉम ओशन टुवर्ड्स द लैंड, ये और ज्यादा विंड्स को जनरेट करता है कंपेयर टू द विंड स्पीड प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर थंडरस्टॉर्म। ठीक है। वन Once the cyclone reaches the land, the source of moisture is cut off and it gradually loses its strength. ठीक है। तो होता क्या है कि जो साइक्लोन होता है वो लैंड की तरफ मूव करता है, ठीक है, इस तरफ मूव करता है, बट वो घूमता रहता है, अपनी स्पीड जो है कंटिन्यू रखता है, और बीचों बीच होता है आई ऑफ द साइक्लोन। यानी कि अगर इस इमेज में आप देखोगे तो यहाँ पे जो है लो प्रेशर है, और ये है इसके अगल बगल जो एयर है वो घूम रही है, ठीक है। इसके बीचों बीच जो है यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे बरसात भी नहीं होगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, इसको लो प्रेशर कहेंगे। ये इसको कहेंगे आई ऑफ द साइक्लोन, ठीक है। यानी जो बीच की जो जगह है जहाँ जिसके अगल बगल हवा घूम रही है, उसको हम कहेंगे आई ऑफ द साइक्लोन। तो जैसे जैसे हवा ऊपर जा रही है, ये कंडेंस होकर क्लाउड का फॉर्मेशन कर रही है, यहाँ से बारिश हो रही है। और आप देखोगे यहाँ का एरो, यहाँ का एरो, यहाँ का एरो, यहाँ का एरो, यहाँ का एरो और यहाँ का एरो, यहाँ की भी हेयर ऊपर इसी तरीके से जा रही है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर रही है और बरसात कर रही है, ठीक है। ओके। और ये ग्रेजुअली जो है ऐसे घूमते 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 ये मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द लैंड। और जैसे जैसे ये लैंड की तरफ मूव कर रहे हैं, ये और ज्यादा इंटेंस हो रहे हैं, ठीक है। बट एक पॉइंट आता है जब वो लैंड पे स्ट्राइक करते हैं, ये साइक्लोन लैंड पे स्ट्राइक करता है, और जैसे ही लैंड पे स्ट्राइक करेगा साइक्लोन, वो खत्म हो जाएगा, वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, बिकॉज उसका जो सोर्स था मॉइस्ट और वार्म एयर का, वो समुद्र से मिल रहा था उसको, क्योंकि समुद्र में पानी था, वहां से मिल रहा था। इसी वजह से ऊपर जाके वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर रही थी और बारिश हो रही थी। बट जैसे ही वो लैंड पे आते हैं, उनका जो मॉइस्ट वार्म एयर का सोर्स था, मॉइस्ट एयर का सोर्स था, वो कट हो जाता है, और थोड़ी देर बाद जो है साइक्लोन ठंडा पड़ जाता है और वो खत्म हो जाता है। बट जब तक वो वहां पहुंचता है लैंड तक, वो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर चुका होता है ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। इवन एज अ साइक्लोन अपनी स्ट्रेंथ छोड़ देता है while traveling over the land, it leaves behind a trail of destruction that can take months or even years to repair. बट जो इम्पैक्ट वो लैंड के ऊपर रहने वाले लोगों के ऊपर, लाइफ एंड प्रॉपर्टी के ऊपर डालता है, डिस्ट्रक्शन जो करता है, उसका इम्पैक्ट आने वाले सालों तक देखा जाता है। तो साइक्लोन्स कैन बी एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो अम्पन साइक्लोन आया था 2020 में, क्या नाम है, अम्पन साइक्लोन आया था 2020 में, उसकी काफी ज्यादा पीक विंड्स थी, ठीक है, जिसकी स्पीड कह सकते हो अराउंड 270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो साइक्लोन की विंड्स चल रही थी, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं ड्यूरिंग साइक्लोन, वो ओशन वाटर को अपनी तरफ पुश करती हैं, मतलब शोर की तरफ पुश करती हैं, ठीक है, पुश ओशन वाटर टुवर्ड्स द शोर। और इससे एक वॉल क्रिएट हो जाती है वाटर को, जिसकी उसकी हाइट कह सकते हो 3 से 12 मीटर तक की होती है। This surge of water can flood coastal areas and even areas from the sea. The heavy rainfall which accompanies a cyclone may cause rivers to overflow and can also trigger landslides. ठीक है, एंड इससे लैंडस्लाइड जैसी सिचुएशन भी हो सकती है। जो पानी होता है समुद्र का, रशेस इनलैंड कैन कंटेमिनेट ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज एंड डैमेज फार्मलैंड। जब ये एकदम से यहाँ पे आता है, लैंड के ऊपर हमला होता है, स्ट्राइक डाउन करता है, तो उससे जो ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज है, साफ पानी, ठीक है, वो भी कंटेमिनेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ सी वाटर, क्योंकि वो बारिश के पानी में सी वाटर होता है, ठीक है। सी वाटर एकदम से आता है, और जमीन के थ्रू भी सुनामी हमने नाम सुना होगा, उसके थ्रू भी आने के चांसेस रहते हैं कि वो हमारे फार्म्स को, हमारे एग्रीकल्चरल लैंड्स को और हमारे ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज को भी कंटेमिनेट कर सकता है। जो सॉल्ट होता है सी वाटर में, उससे हमारी सॉइल जो है कम फर्टाइल हो जाएगी, ठीक है, और हमारी क्रॉप्स को अफेक्ट होगा। रोड्स जो हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं, बिकॉज ट्रीज गिर सकते हैं, डेब्रिस गिर सकता है, मकान गिर सकते हैं, और इससे होगा कि डिफिकल्ट हो जाएगा अफेक्टेड एरियाज में पहुंचना। जो पावर आउटेजेस हैं, ठीक है, वो भी थोड़े दिन ही चलेंगी, मतलब पावर आउटेजेस फॉर डिलेज हो सकता है कि जो सोर्स ऑफ पावर है, यानी खंबे पोल्स हो सकते हैं, वो डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से पावर जो है पहुंच नहीं पा रही उन एरियाज तक। इमरजेंसी सर्विसेज और डेली लाइफ में डिसरप्ट हो जाती है बहुत ज्यादा। तो हम किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग साइक्लोन्स अपने आप को, ठीक है।
इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टे अपडेटेड ऑन वेदर रिपोर्ट्स एंड पीरियडिक अलर्ट्स। जो न्यूज में ठीक है अपडेट मिल रही है, हमें उसी पे भरोसा करना चाहिए, अफवाहों पे बिलीव नहीं करना चाहिए, र्यूमर्स पे बिलीव नहीं करना चाहिए, ठीक है। और प्रॉपर जो वेदर रिपोर्ट्स हैं उनको देखना चाहिए। एंड जो भी वो वार्निंग दे रहे हैं, लाइक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये सब काम करता है। अगर कोई साइक्लोन आता है तो पहले वो वार्निंग देता है, तो उसकी बात को ध्यान से सुनना है। वो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने को बोल रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि यहाँ से मूव करके आप सेफर बिल्डिंग्स में चले जाओ, तो वो भी हमें करना चाहिए। थैंक्स टू द वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स टुडे वी कैन ट्रैक साइक्लोन्स, और उनके पाथ को हम अभी आज के टाइम पे पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हेल्पिंग अस रिड्यूस देयर इम्पैक्ट ऑन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और उनका जो इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे हमारी प्रॉपर्टी पे होता है उसको भी हम काफी हद तक प्रिकॉशन ले सकते हैं, बचा सकते हैं। तो कुछ नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो मिलकर काम कर रही हैं ताकि साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स को कम किया जा सके। अगर आप साइक्लोन प्रोन एरिया में रहते हो तो कीप एन इमरजेंसी किट रेडी, अपने पास एक इमरजेंसी किट रेडी रखो कि मान लो कभी आपको जरूरत पड़ जाए तो आप उस इमरजेंसी किट का इस्तेमाल कर सको विद एसेंशियल आइटम्स। और साइक्लोन के दौरान क्विकली मूव करो नियर बाय डेजिग्नेटेड साइक्लोन शेल्टर्स में, ठीक है। तो लेटेस्ट रैप अप क्या किया हमने कि वार्म एयर जो है ऊपर जाती है जिससे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और जो कूल एयर है अगल बगल की वो जल्दी से यहाँ पे आती है ताकि वो जो खाली हुआ है एरिया वो उसको ऑक्यूपाई कर पाए, लो प्रेशर को ऑक्यूपाई कर पाए। और जैसे ही वो कूल एयर यहाँ पे आती है वो भी वापस से गर्म हो जाती है, ठीक है, वो राइज हो जाती है उसके साथ साथ। और जो ऊपर हवा जा रही है, वार्म एयर जो ऊपर जा रही है वो जल्दी जल्दी मतलब ठंडी होगी, फिर वो वाटर वेपर को कंडेंस करेगी और क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेगी, और बिगर वाटर ड्रॉप्स इन द क्लाउड्स फॉल टू द ग्राउंड एज रेन हेल और स्नो, ठीक है। और जो पानी है वो जब बादल भारी हो जाएंगे, कह सकते हो कंडेंस हो जाते हैं प्रॉपरली, तो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नीचे पानी आता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं जिससे मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्लाउड्स में क्रिएट होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स blowing upwards and downwards when positive and negative charges meet। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मीट करते हैं तो सडन क्या होता है, लाइटनिंग होती है, और जिससे जो लाइटनिंग होती है उसकी जहां जहां तक वो जाती है उतना एरिया जो एयर होती है वहां की बहुत ज्यादा वार्म हो जाती है और एक्सपेंड करती है बहुत तेजी से, ठीक है। लाइटनिंग में अकर विद इन अ क्लाउड बिटवीन क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड एंड अ ग्राउंड, ठीक है। विद इन द क्लाउड्स हो सकता है और क्लाउड्स और ग्राउंड के बीच में भी हो सकता है। अंडर सर्टेन वेदर कंडीशंस स्टॉर्म्स में डेवलप इनटू साइक्लोन्स, और जब बहुत ज्यादा इंटेंस लो प्रेशर हो जाता है तो उस केस में साइक्लोन जैसी सिचुएशन आ जाती है, साइक्लोन जैसी, ठीक है, कंडीशन बन जाती है। इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। किस तरीके से हमने प्रेशर को देखा कि प्रेशर क्या होता है, एरिया डिवाइड बाय फोर्स, तो फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ठीक है, यानी फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया। जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा और जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हमने देखा, ठीक है। एसआई यूनिट जो प्रेशर की होती है वो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, इसको हम पास्कल से भी डिनोट करते हैं लाइक पीए, ठीक है। लिक्विड्स और गैसेस जो हैं वो भी प्रेशर को एक्सर्ट करती हैं और ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ऑल्सो, ठीक है। जो प्रेशर होता है एयर का around its us is known as atmospheric pressure। the pressure exerted by the air around us, हमारे अगल बगल जो एयर है उसका जो प्रेशर हमारे ऊपर है वो भी हमें कह सकते हो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। बट ऐसा क्यों नहीं होता कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी बॉडी को प्रेशर की वजह से दबा के ब्रश कर दे, ऐसा इसलिए नहीं होता बिकॉज हमारी इंटरनल बॉडी का भी प्रेशर होता है जो कि इक्वल होता है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, इसलिए बैलेंस मेंटेन रहता है, ठीक है। डिफरेंस जब होता है एयर प्रेशर में तो उससे जो है विंड्स को हेल्प मिलती है, वो ब्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। जब डिफरेंस होगा तभी तो विंड एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगी, यानी कि एक जगह हाई प्रेशर है एक जगह लो प्रेशर है तो ये डिफरेंस हो गया, तो हाई प्रेशर से फिर विंड लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। वार्म एयर जो है ऊपर की तरफ जाती है जिससे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, और कूलर एयर जो सराउंडिंग होती है वो हाई प्रेशर की होती है, वो जल्दी से इस जगह आने की कोशिश करती है जहां पे लो प्रेशर है। Important requirements for the formation of thunderstorms are moisture and strong winds, ठीक है। अगर थंडरस्टॉर्म्स होते हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि वो जगह थोड़ी सी मॉइस्ट होनी चाहिए और बहुत तेजी से हवा चल रही हो, तब थंडरस्टॉर्म डेवलप होना इजी होता है। Strong winds move upwards and downwards, facilitating rubbing of ice particles with water droplets, causing electric charges to develop in clouds। और जैसे मैंने बोला कि जब ज्यादा हाइट तक बादल चले जाते हैं तो ऊपर की सतह जो है आइस पार्टिकल्स होते हैं
जो कि एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, और क्लाउड्स में नीचे की जो सतह होती है वो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है जो भारी होती हैं और वो नेगेटिव चार्ज रखती हैं। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से लाइटनिंग जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। और कभी कभी जब वाटर ड्रॉपलेट जो कि नेगेटिव चार्ज लेके बैठी है नीचे की तरफ क्लाउड्स में, और ग्राउंड ग्राउंड पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो इन दोनों के बीच जो भी इंटरेक्शन होता है वो लाइटनिंग होती है, जिसको हम कहते हैं कि बिजली गिर गई। ठीक है। कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विद इन अ क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड्स और बिटवीन अ क्लाउड एंड द ग्राउंड कॉजेज लाइटनिंग। तो हमने लाइटनिंग का देख लिया क्या होता है। लाइटनिंग जो है स्ट्राइक करती है एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लाइटनिंग कंडक्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है बिल्डिंग्स में ताकि उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सके। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है साइक्लोन्स को और थंडरस्टॉर्म्स को इंडिया में। ठीक है। तो इसी के साथ हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द एनसीईआरटी वी हैव डिस्कस्ड। इसके जो क्वेश्चंस हैं इसके आंसर्स मैं आपको एक पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। ठीक है। यानी कि इस चैप्टर के नोट्स और इसके क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों ही चीजें मैं बना के आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर लो, उसमें मैं आपको 1-2 दिन में दे दूंगा। हो सकेगा तो मैं आज ही दे दूंगा, वरना 2-3 दिन में दे दूंगा। ठीक है। उसके बाद आप उसको जाके अच्छे से रेफर करो, उसको पढ़ो, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेने चाहूंगा, इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7। और इसी तरीके से हम जल्दी से हमारी क्लास 8 साइंस को बहुत जल्दी से तेजी से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए और मेरे से डाउट पूछिए, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय गाइस।